प्रश्न 71। आंचलिक उपन्यास का अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि किन विशेषताओं के आधार पर मैला आंचल को आंचलिक उपन्यास कहा जा सकता है। आंचलिक उपन्यास वो उपन्यास होता है जिसमें किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र आंचल का जीवन अपनी पूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक विशिष्टताओं के साथ प्रस्तुत होता है। इसमें केवल कथा या पात्र ही नहीं, बल्कि उस क्षेत्र की बोली भाषा, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, आर्थिक संरचना, राजनीति, धर्म, अंधविश्वास और जनमानस उपन्यास की आत्मा बन जाते हैं। दूसरे शब्दों में, आंचलिक उपन्यास में स्थान स्वयं एक चरित्र के रूप में उपस्थित होता है। इस कसौटी पर फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल हिंदी का आदर्श और प्रतिनिधि आंचलिक उपन्यास माना जाता है। सबसे पहली और प्रमुख विशेषता है आंचल की स्पष्ट पहचान। मैला आंचल का संपूर्ण कथा जगत उत्तर बिहार के पूर्णिया अंचल में फैला हुआ है। ये क्षेत्र केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि कथा का सक्रिय घटक है। गांव, टोला, खेत, नदी, बाजार सब मिलकर एक जीवंत लोकचित्र रचते हैं। ये धरती केवल मिट्टी नहीं, आदमी की तकदीर है। ये कथन आंचल की केंद्रीयता को स्पष्ट करता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है स्थानीय भाषा और बोली का प्रयोग। रेणु ने खड़ी बोली के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी और स्थानीय बोलियों के शब्दों, मुहावरों और लयों का सहज प्रयोग किया है। इससे भाषा कृत्रिम न रहकर लोक जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति बन जाती है। काहो बाबू, शहर से दवा लाए हो का। यह भाषिक संरचना आंचलिक उपन्यास की अनिवार्य शर्त है। तीसरी विशेषता है लोक संस्कृति और लोक विश्वासों का समावेश। मैला आंचल में लोकगीत, लोक कथाएं, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास, देवी देवताओं में आस्था, सब कुछ जीवन के अभिन्न अंग की तरह उपस्थित है। माई अपता बचा ले, ये तत्व किसी सजावट के लिए नहीं, बल्कि ग्रामीण चेतना की वास्तविक संरचना के रूप में आते हैं। चौथी विशेषता है सामाजिक आर्थिक यथार्थ का प्रस्तुतिकरण। उपन्यास में गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, जातिवाद, सामंती दबाव और राजनीतिक स्वार्थ का सजीव चित्र है। डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से आधुनिक चेतना आती है, पर वह लोक जीवन से टकराकर बदल भी जाती है। यहाँ बीमारी से ज्यादा बीमारी की आदत खतरनाक है। यह टकराव आंचलिक जीवन की जटिलता को उजागर करता है। पांचवीं विशेषता है सामूहिक जीवन की प्रधानता। मैला आंचल किसी एक नायक की कथा नहीं है, यहाँ पूरा गांव नायक है। असंख्य पात्र किसान, वैद्य, नेता, स्त्रियां, बच्चे मिलकर सामूहिक चरित्र रचते हैं। यही गुण इसे शहरी व्यक्तिवादी उपन्यासों से अलग करता है। छठी विशेषता है राजनीति और स्वतंत्रता। उत्तर भारत का यथार्थ। उपन्यास में आज़ादी के बाद की राजनीति, गांधीवाद, समाजवाद और अवसरवाद सब आंचलिक संदर्भ में उभरते हैं। आज़ादी आई है, पर भूख अभी बाकी है। ये कथन राष्ट्रीय यथार्थ को आंचलिक धरातल पर उतार देता है। निष्कर्षतः स्पष्ट भौगोलिक आंचल, स्थानीय भाषा बोली, लोक संस्कृति और विश्वास, सामाजिक आर्थिक यथार्थ, सामूहिक जीवन की प्रस्तुति और राष्ट्रीय चेतना का स्थानीय रूपांतरण, इन सभी विशेषताओं के आधार पर मैला आंचल न केवल आंचलिक उपन्यास है, बल्कि हिंदी का सबसे सशक्त और मानक आंचलिक उपन्यास भी है। यह उपन्यास सिद्ध करता है कि जब आंचल बोलने लगता है, तब साहित्य केवल कथा नहीं रहता, वह जीवन का दस्तावेज बन जाता है। प्रश्न 72। आंचलिक उपन्यास में आंचल के नायक बन जाने का क्या तात्पर्य है? किन अर्थों में ये कहा जा सकता है कि मैला आंचल का नायक न तो बावनदास है, न प्रशांत और न ही कालीचरण, बल्कि मेरीगंज है? आंचलिक उपन्यास की मूल अवधारणा ये है कि उसमें किसी एक व्यक्ति का जीवन केंद्र में न होकर पूरा क्षेत्र, आंचल, अपने समूचे सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप में उपस्थित हो। जब कहा जाता है कि किसी आंचलिक उपन्यास में आंचल स्वयं नायक बन जाता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि कथा का केंद्रीय प्रभाव किसी एक पात्र से नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन, सामूहिक चेतना और परिवेश से उत्पन्न होता है। पात्र आते जाते रहते हैं, पर आंचल स्थायी रहता है और वही कथा की दिशा तय करता है। इस दृष्टि से फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल आंचलिक उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ मिसाल है। मैला आंचल में बावनदास, प्रशांत और कालीचरण तीनों महत्वपूर्ण पात्र हैं, पर इनमें से कोई भी उपन्यास का सर्वस्व नहीं बन पाता। बावनदास गांधीवादी आदर्श का प्रतिनिधि है, प्रशांत आधुनिक चिकित्सा और प्रगतिशील चेतना का, और कालीचरण ग्रामीण राजनीति व अवसरवाद का। पर ये सभी पात्र मेरीगंज के सामाजिक यथार्थ से टकराकर बदलते हैं, उसे बदल नहीं पाते। यही कारण है कि कहा जाता है मैला आंचल का नायक मेरीगंज है। मेरीगंज केवल एक गांव नहीं, बल्कि उत्तर बिहार के पूरे अंचल का प्रतीक है। उसकी गरीबी, बीमारी, अंधविश्वास, राजनीति, जातिवाद, लोक संस्कृति और जीवनलय सब मिलकर उपन्यास की आत्मा रचते हैं। रेणु स्वयं संकेत करते हैं, ये धरती केवल मिट्टी नहीं, आदमी की तकदीर है।
यहाँ धरती और गांव मनुष्य से बड़ा सत्य बन जाते हैं। प्रशांत जब मेरीगंज आता है तो वो आधुनिक चेतना लेकर आता है, पर धीरे धीरे वही चेतना मेरीगंज की वास्तविकताओं से समझौता करती दिखाई देती है। यहाँ बीमारी से ज्यादा बीमारी की आदत खतरनाक है। यह वाक्य दिखाता है कि मेरीगंज पात्रों पर हावी है, न कि पात्र मेरीगंज पर। बावन दास का नैतिक आदर्श भी मेरीगंज की राजनीतिक और सामाजिक संरचना में घिस जाता है। कालीचरण का उभार और पतन भी मेरीगंज की सामूहिक मानसिकता से तय होता है, यानी हर पात्र की नियति आंचल के हाथ में है। आंचल के नायक बनने का एक और अर्थ है सामूहिकता की प्रधानता। मैला आंचल में कोई एक नायक नहीं, बल्कि किसान, स्त्रियां, बच्चे, वैद्य, नेता सब मिलकर एक सामूहिक चरित्र बनाते हैं। यही सामूहिक चरित्र मेरीगंज कहलाता है। यहाँ कोई अकेला नहीं जीता, सब एक दूसरे की सांस पर टिके हैं। इस प्रकार पात्र अस्थायी हैं, उनकी भूमिकाएं सीमित हैं, जबकि मेरीगंज सर्वव्यापी और निर्णायक है। निष्कर्षतः आंचलिक उपन्यास में जब कहा जाता है कि आंचल ही नायक है, तो उसका तात्पर्य यह होता है कि स्थान, लोक जीवन और सामूहिक चेतना कथा के केंद्र में हों। मैला आंचल में न बावन दास, न प्रशांत और न कालीचरण उपन्यास के नायक हैं। वास्तव में मेरीगंज अपने पूरे जीवन संघर्ष, गंदगी, गरिमा और जिजीविषा के साथ ही इस उपन्यास का सच्चा नायक है। प्रश्न 73। हिंदी के आंचलिक उपन्यासों की परंपरा का संक्षिप्त परिचय देते हुए सिद्ध कीजिए कि मैला आंचल इस परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यास की परंपरा का उदय उस समय हुआ जब उपन्यासकारों को ये अनुभूति हुई कि भारतीय जीवन की वास्तविक आत्मा महानगरों में नहीं, बल्कि अंचलों और गांवों में निवास करती है। आंचलिक उपन्यास का उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र के जीवन को उसकी समग्रता, भाषा, संस्कृति, सामाजिक संरचना, लोक विश्वास, राजनीति और मानसिकता के साथ प्रस्तुत करना होता है। इसमें व्यक्ति, गौण और आंचल प्रधान हो जाता है। हिंदी में आंचलिक चेतना के आरंभिक संकेत प्रेमचंद के उपन्यासों में मिलते हैं, विशेषतः ग्रामीण जीवन के चित्रण में। किंतु पूर्ण विकसित आंचलिक उपन्यास की परंपरा स्वतंत्रता के बाद स्थापित होती है। इस परंपरा में प्रमुख रूप से नागार्जुन का बलचन्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी के ग्रामीण उपन्यास और आगे चलकर शेखर जोशी, शिव प्रसाद सिंह आदि के उपन्यासों का योगदान माना जाता है। परंतु इन सभी में आंचलिकता आंशिक या सहायक रूप में आती है। इस परंपरा को पूर्ण प्रतिष्ठा और कलात्मक शिखर प्रदान किया फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल ने। मैला आंचल को हिंदी का प्रथम पूर्ण आंचलिक उपन्यास और साथ ही सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आंचल केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि कथा का केंद्रीय नायक बनकर उभरता है। मैला आंचल की सबसे बड़ी विशेषता है उत्तर बिहार के पूर्णिया अंचल का जीवंत, सजीव और समग्र चित्रण। मेरीगंज गांव केवल कथास्थल नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक सत्ता है। उसकी गरीबी, बीमारी, अंधविश्वास, जातिगत विभाजन, लोक राजनीति और लोक संस्कृति, सब कुछ उपन्यास की संरचना में इस तरह घुला है कि पाठक को लगता है मानो पूरा अंचल बोल रहा हो, ये धरती केवल मिट्टी नहीं, आदमी की तकदीर है। भाषा के स्तर पर मैला आंचल आंचलिक उपन्यास परंपरा की सर्वोच्च उपलब्धि है। रेणु ने खड़ी बोली के साथ मैथिली, भोजपुरी और स्थानीय बोलियों का ऐसा स्वाभाविक प्रयोग किया है कि भाषा लोकजीवन की धड़कन बन जाती है। काहो बाबू, शहर से दवा लाए हो का। ये भाषिक प्रयोग न तो कृत्रिम है, न सजावटी, बल्कि आंचलिक जीवन की अनिवार्य शर्त है। अन्य आंचलिक उपन्यासों में प्राय कोई न कोई केंद्रीय नायक रहता है, पर मैला आंचल की मौलिकता ये है कि यहाँ सामूहिक जीवन ही नायक है। बावन दास, प्रशांत, कालीचरण जैसे पात्र आते जाते हैं, पर मेरीगंज स्थायी रहता है। पात्र आंचल से संचालित होते हैं, आंचल पात्रों से नहीं। इसके अतिरिक्त मैला आंचल में लोक संस्कृति, लोकगीत, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, राजनीति और स्वतंत्रता, उत्तर भारत का यथार्थ एक साथ उपस्थित है। आज़ादी आई है, पर भूख अभी बाकी है। यह कथन पूरे राष्ट्र के अनुभव को एक अंचल के माध्यम से व्यक्त करता है, जो इसे अन्य आंचलिक उपन्यासों से श्रेष्ठ बनाता है। निष्कर्षतः हिंदी के आंचलिक उपन्यासों की परंपरा में मैला आंचल इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि इसमें आंचल स्वयं नायक बनता है, भाषा लोक जीवन से सीधे जुड़ी है, सामूहिक चेतना प्रधान है और क्षेत्रीय जीवन के माध्यम से राष्ट्रीय यथार्थ व्यक्त होता है। इस प्रकार मैला आंचल न केवल आंचलिक उपन्यास परंपरा की आधारशिला है, बल्कि उसकी सर्वोच्च कलात्मक उपलब्धि भी है। प्रश्न 74। मैला आंचल केवल आंचलिक उपन्यास नहीं, बल्कि गोदान की तरह राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास भी है। विचार करें। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल सामान्यतः हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास माना जाता है, किंतु इसकी सीमाएं केवल आंचलिकता तक नहीं है।
जिस प्रकार प्रेमचंद का गोदान ग्रामीण जीवन के माध्यम से पूरे राष्ट्र की संरचना और संकटों को उजागर करता है, उसी प्रकार मैला आंचल भी एक अंचल को केंद्र में रखकर राष्ट्रीय जीवन की समग्र सच्चाइयों को सामने लाता है। इसीलिए यह कहना पूर्णतः उचित है कि मैला आंचल केवल आंचलिक उपन्यास नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास भी है। मैला आंचल का कथानक उत्तर बिहार के पूर्णिया अंचल मेरीगंज में घटित होता है, पर इसमें चित्रित समस्याएं गरीबी, बीमारी, अशिक्षा, जातिवाद, अंधविश्वास, राजनीतिक अवसरवाद और स्वतंत्रता के बाद की निराशा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं। ये समस्याएं स्वतंत्रता, उत्तर भारत की राष्ट्रीय समस्याएं हैं। उपन्यास का ये कथन आज़ादी आई है पर भूख अभी बाकी है पूरे देश की सामूहिक अनुभूति को व्यक्त करता है, न कि केवल मेरीगंज की। गोदान की तरह मैला आंचल में भी सामूहिक जीवन नायक है। जहां गोदान में भारतीय किसान राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि बनता है, वहीं मैला आंचल में भारतीय गांव अपनी संपूर्ण जटिलता के साथ उपस्थित होता है। मेरीगंज गांव केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि उस भारत का प्रतीक है जहां आज़ादी के बाद भी जीवन बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है। ये धरती केवल मिट्टी नहीं, आदमी की तकदीर है। यह कथन अंचल को राष्ट्र के प्रतीक में बदल देता है। मैला आंचल में राष्ट्रीय जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक चेतना है। उपन्यास में कांग्रेस, समाजवाद, गांधीवाद और स्थानीय राजनीति के टकराव दिखते हैं। राजनीति यहां आदर्श नहीं, बल्कि सत्ता संघर्ष और स्वार्थ का रूप ले लेती है। ये स्थिति पूरे भारत में स्वतंत्रता के बाद देखी गई। नेता बदले हैं, हालात नहीं। इस अर्थ में उपन्यास राष्ट्रीय राजनीतिक यथार्थ का भी प्रतिनिधित्व करता है। डॉक्टर प्रशांत का चरित्र राष्ट्रीय जीवन की आधुनिकता और विकास की आकांक्षा का प्रतीक है। वो विज्ञान, चिकित्सा और आधुनिक सोच लेकर आता है, पर अंचल की वास्तविकताओं से टकराकर समझता है कि परिवर्तन केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना से आता है। यहाँ बीमारी से ज्यादा बीमारी की आदत खतरनाक है। यह द्वंद्व पूरे भारत के विकास विमर्श का केंद्रीय प्रश्न है। मैला आंचल की राष्ट्रीयता का एक बड़ा आधार उसकी सामूहिक पीड़ा और सामूहिक जिजीविषा है। जैसे गोदान में किसान का दुख राष्ट्रीय जीवन का दुख बन जाता है, वैसे ही मैला आंचल में गांव की बीमारी, भूख और संघर्ष पूरे राष्ट्र की व्यथा बन जाते हैं। रेणु अंचल के माध्यम से राष्ट्र को देखते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। निष्कर्षतः मैला आंचल आंचलिक उपन्यास अवश्य है, पर वो आंचलिकता में सिमटा हुआ नहीं है। जिस प्रकार गोदान किसान जीवन के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास बनता है, उसी प्रकार मैला आंचल एक अंचल के माध्यम से स्वतंत्रता, उत्तर भारत की राष्ट्रीय वास्तविकता को अभिव्यक्त करता है। इसलिए यह कहना सर्वथा उचित है कि मैला आंचल केवल आंचलिक उपन्यास नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास भी है। प्रश्न 75। मैला आंचल की संवेदना पर विचार कीजिए। इसके माध्यम से रेणु क्या व्यक्त करना चाहते हैं, बताइए। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल संवेदना की दृष्टि से हिंदी साहित्य की एक अत्यंत मानवीय, करुण और यथार्थपरक कृति है। इसकी मूल संवेदना किसी एक व्यक्ति के दुख तक सीमित नहीं, बल्कि एक पूरे अंचल और स्वतंत्रता, उत्तर भारत के सामूहिक जीवन बोध से निर्मित है। रेणु इस उपन्यास के माध्यम से गांव की बदहाली, मनुष्य की जिजीविषा और आज़ादी के बाद टूटते सपनों की पीड़ा को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। मैला आंचल की केंद्रीय संवेदना करुणा और करुणा में भीगी यथार्थ दृष्टि है। मेरीगंज में बीमारी, गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास जीवन का सामान्य यथार्थ हैं। यह करुणा किसी दया भाव से नहीं, बल्कि सहभागिता से उपजती है। ये धरती केवल मिट्टी नहीं, आदमी की तकदीर है। यहाँ धरती और मनुष्य का रिश्ता संवेदना का आधार बनता है। रेणु की संवेदना का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष स्वतंत्रता, उत्तर मोहभंग है। आज़ादी के बाद भी गांव में भूख, बीमारी और राजनीतिक स्वार्थ जस के तस हैं। आज़ादी आई है, पर भूख अभी बाकी है। इस कथन के माध्यम से रेणु ये व्यक्त करते हैं कि राजनीतिक स्वतंत्रता सामाजिक मुक्ति में स्वतः परिवर्तित नहीं होती। यह संवेदना राष्ट्र स्तर की पीड़ा को अंचल के अनुभव में ढाल देती है। उपन्यास में लोक जीवन के प्रति गहरी आत्मीयता है। लोकगीत, लोकविश्वास, हंसी ठिठोली, तंत्र मंत्र, ये सब रेणु के लिए पिछड़ापन नहीं, बल्कि जीवन की जड़ें हैं। यहाँ आदमी दुख में भी जीना जानता है। रेणु लोक को रोमानी नहीं बनाते, पर उसे तिरस्कृत भी नहीं करते। यही संतुलन उनकी संवेदना की पहचान है। डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से रेणु आधुनिकता की संवेदना रखते हैं, पर उसकी सीमाएं भी दिखाते हैं। यहाँ बीमारी से ज्यादा बीमारी की आदत खतरनाक है। ये कथन बताता है कि केवल विज्ञान या योजना पर्याप्त नहीं, सामाजिक चेतना का परिवर्तन आवश्यक है। ये संवेदना मानववादी और यथार्थवादी दोनों है। राजनीति के संदर्भ में रेणु की संवेदना आलोचनात्मक है। अवसरवादी राजनीति लोक जीवन की पीड़ा को और बढ़ाती है। नेता बदले हैं, हालात नहीं।
यहाँ रेणु किसी दल विशेष पर नहीं, बल्कि सत्ता की प्रवृत्ति पर प्रहार करते हैं। निष्कर्षतः मैला आंचल की संवेदना करुणामय है, पर भावुक नहीं। लोक आत्मीय है, पर अंध आदर्शवादी नहीं। आधुनिक है, पर लोक विरोधी नहीं। रेणु इसके माध्यम से यह व्यक्त करना चाहते हैं कि असली भारत अंचलों में बसता है और उसकी मुक्ति केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि मानवीय समझ, सामाजिक चेतना और लोक जीवन के सम्मान से संभव है। यही संवेदना मैला आंचल को आंचलिक होते हुए भी राष्ट्रीय और कालातीत बनाती है। प्रश्न 76। मैला आंचल के नामकरण पर विचार कीजिए। क्या आप इसके लिए कोई बेहतर नाम सुझा सकते हैं? फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल अपने नामकरण की दृष्टि से हिंदी साहित्य के सबसे प्रतीकात्मक, अर्थगर्भित और बहुस्तरीय नामों में गिना जाता है। यह नाम केवल किसी स्थान या दृश्य की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि पूरे उपन्यास की संवेदना, दृष्टि और वैचारिक आग्रह को समेटे हुए है। आंचल शब्द सामान्यतः ममता, संरक्षण और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। भारतीय सांस्कृतिक चेतना में आंचल माँ, धरती और स्त्री संवेदना से जुड़ा है। किंतु रेणु इस आंचल को मैला कहकर उसकी रोमानी पवित्रता को तोड़ देते हैं। यहाँ मैला का अर्थ केवल गंदा या अपवित्र नहीं, बल्कि गरीबी, बीमारी, अज्ञान, अंधविश्वास, राजनीतिक स्वार्थ और सामाजिक शोषण से लथपथ जीवन यथार्थ है। आज़ादी आई है, पर भूख अभी बाकी है। इस प्रकार मैला आंचल स्वतंत्रता उत्तर भारत के उस ग्रामीण जीवन का प्रतीक बन जाता है, जिसकी मूल संरचना आज़ादी के बावजूद नहीं बदली। नामकरण की सबसे बड़ी सार्थकता ये है कि पूरा उपन्यास इसी मैले आंचल के भीतर घटित होता है। मेरीगंज गांव, उसकी धरती, उसके लोग, उसकी राजनीति और उसकी बीमारियां सब इसी आंचल के हिस्से हैं। यह आंचल माँ भूमि का है, पर वह करुणामयी होते हुए भी रोगग्रस्त है। ये धरती केवल मिट्टी नहीं, आदमी की तकदीर है। इस एक पंक्ति में आंचल और नियति दोनों का भाव समाहित है। यह नामकरण रेणु की यथार्थवादी और मानवतावादी दृष्टि को भी स्पष्ट करता है। वे न तो गांव को आदर्श बनाते हैं, न उसे त्याज्य घोषित करते हैं। मैला कहकर वे उसकी पीड़ा को स्वीकार करते हैं और आंचल कहकर उसके प्रति अपनी आत्मीयता प्रकट करते हैं। यही द्वंद्व इस नाम को गहराई देता है। कुछ आलोचक ये तर्क दे सकते हैं कि उपन्यास में राजनीति, स्वास्थ्य, जाति और आधुनिकता जैसे अनेक विषय हैं, इसलिए मैला आंचल नाम बहुत भावात्मक और संकुचित है। पर वस्तुतः यही नाम इन सभी विषयों को एक केंद्रीय प्रतीक में बांध देता है। बीमारी, राजनीति और अंधविश्वास सब इसी मैले आंचल के अलग अलग धब्बे हैं। यदि प्रश्न ये हो कि इसके लिए कोई बेहतर नाम सुझाया जा सकता है या नहीं, तो सैद्धांतिक रूप से कुछ नाम प्रस्तावित किए जा सकते हैं, जैसे मेरीगंज, अधूरी आज़ादी, धरती की पीड़ा या बीमार गांव। किंतु ये नाम उपन्यास के किसी एक पक्ष को ही पकड़ते हैं। इनमें वो काव्यात्मक व्यंजना, सांस्कृतिक संकेत और भावनात्मक गहराई नहीं है जो मैला आंचल में सहज रूप से मौजूद है। निष्कर्षतः मैला आंचल का नामकरण पूर्णतः उचित, सार्थक और कलात्मक है। यह नाम अंचल की पीड़ा को, लोक जीवन की करुणा को, स्वतंत्रता उत्तर मोहभंग को और लेखक की आत्मीय दृष्टि को एक साथ अभिव्यक्त करता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मैला आंचल से अधिक उपयुक्त, अधिक गहन और अधिक प्रतीकात्मक नाम इस उपन्यास के लिए संभव ही नहीं। प्रश्न 77। मैला आंचल के शिल्प पर विचार कीजिए तथा उसकी गोदान से तुलना कीजिए। फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल और प्रेमचंद का गोदान दोनों हिंदी उपन्यास परंपरा की शीर्ष कृतियां हैं, किंतु शिल्प, आर्ट फॉर्म की दृष्टि से दोनों की प्रकृति और कार्यविधि भिन्न है। यही भिन्नता उनके युगबोध और रचनात्मक उद्देश्य को स्पष्ट करती है। मैला आंचल का शिल्प मूलतः आंचलिक, बहुस्वरीय और कोलाजात्मक है। इसमें कथानक किसी एक नायक या एक रेखीय घटनाक्रम पर आधारित नहीं, बल्कि सामूहिक जीवन की अनेक धाराएं साथ साथ बहती हैं। मेरीगंज स्वयं कथा का केंद्र बन जाता है, पात्र आते जाते रहते हैं। शिल्प का यह स्वरूप जानबूझकर विखंडित है, क्योंकि रेणु जीवन की अव्यवस्था और अराजकता को उसी रूप में पकड़ना चाहते हैं। आज़ादी आई है, पर भूख अभी बाकी है। यह वाक्य शिल्प के स्तर पर भी संकेत करता है कि कथा किसी समाधान पर नहीं, बल्कि अनुभव की सच्चाई पर टिकती है। मैला आंचल में भाषा शिल्प अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय बोलियों, लोकगीतों, मुहावरों और लयों का प्रयोग शिल्प का अभिन्न अंग है। का हो बाबू, शहर से दवा लाए हो का। यह भाषिक बहुलता उपन्यास को लोक आधारित सौंदर्य देती है और पाठक को सीधे अंचल के भीतर पहुंचा देती है। संवाद, वर्णन और गीत सब मिलकर शिल्प को जीवंत और बहुध्वन्यात्मक बनाते हैं। इसके विपरीत गोदान का शिल्प क्लासिक, यथार्थवादी और महाकाव्यात्मक है। यहाँ कथानक अपेक्षाकृत संरचित और क्रमिक है। होरी के जीवन संघर्ष की रेखा आरंभ से अंत तक चलती है। समानांतर शहरी कथा,
महता मालती भी है, पर वो अर्थ स्तर पर जुड़ती है। गोदान का शिल्प संतुलन और संयम पर आधारित है। होरी मर गया, पर व्यवस्था जीवित रही। यह वाक्य शिल्प की कसावट और निष्कर्षात्मक शक्ति का उदाहरण है। भाषा शिल्प के स्तर पर गोदान सरल, सधी और सर्वग्राह्य है। प्रेमचंद लोक भाषा का प्रयोग करते हैं, पर उसे खड़ी बोली के ढांचे में रखते हैं, गाय हो तो आदमी कहलाए। यह शिल्प राष्ट्रीय पाठक वर्ग के लिए सार्वजनिक और संप्रेषणीय बनता है, जबकि रेणु का शिल्प अधिक स्थानीय और अनुभव केंद्रित है। शिल्प की दृष्टि से एक और अंतर केंद्र बोध का है। गोदान में शिल्प का केंद्र किसान त्रासदी है, इसलिए घटनाएं और पात्र उसी दिशा में संगठित होते हैं। मैला आंचल में शिल्प का केंद्र अंचल की समग्रता है, इसलिए कथानक फैलता है, टूटता है और फिर नए रूप में जुड़ता है। ये धरती केवल मिट्टी नहीं, आदमी की तकदीर है। यहाँ शिल्प स्वयं ये कहता है कि जीवन किसी एक कथा में समेटा नहीं जा सकता। निष्कर्षतः गोदान का शिल्प संरचित, महाकाव्यात्मक और क्लासिक यथार्थवादी है। मैला आंचल का शिल्प आंचलिक, बहुस्वरीय और आधुनिक यथार्थवादी है। दोनों में श्रेष्ठता का प्रश्न नहीं, बल्कि उद्देश्य की भिन्नता है। गोदान, जहां किसान जीवन की राष्ट्रीय त्रासदी को कसावदार शिल्प में प्रस्तुत करता है, वहीं मैला आंचल अंचल के जीवन को उसकी पूरी अव्यवस्था, करुणा और जिजीविषा के साथ पकड़ने के लिए शिल्प को खुला और बहुध्वन्यात्मक बनाता है। इसी कारण दोनों अपने अपने शिल्प में अद्वितीय और कालजयी हैं। प्रश्न 78। मैला आंचल की भाषा शैली पर नाती दीर्घ निबंध लिखिए। मैला आंचल की सफलता में इसकी भाषा की भूमिका स्पष्ट कीजिए तथा ये भी बताइए कि क्या इसकी भाषा उपन्यास को कहीं कहीं कमजोर भी करती है। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल हिंदी साहित्य में भाषा शैली की दृष्टि से एक क्रांतिकारी उपलब्धि है। यह भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन नहीं, बल्कि उपन्यास की आत्मा है। रेणु ने पहली बार हिंदी उपन्यास को महानगरीय शुद्ध खड़ी बोली की सीमाओं से निकालकर लोक भाषाओं, बोलियों और जनपदीय लयों के बीच स्थापित किया। इसी कारण मैला आंचल की भाषा उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है और कुछ सीमाओं का कारण भी। मैला आंचल की भाषा शैली की मूल विशेषता उसकी आंचलिकता है। इसमें खड़ी बोली के साथ साथ मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और स्थानीय बोलियों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। ये भाषा कृत्रिम नहीं, बल्कि सीधे लोकजीवन से उठी हुई है। का हो बाबू, शहर से दवा लाए हो का। इस प्रकार की भाषा पाठक को केवल कथा नहीं सुनाती, बल्कि उसे मेरीगंज के बीचों बीच खड़ा कर देती है। यही कारण है कि उपन्यास पढ़ते समय भाषा दृश्यात्मक और अनुभवात्मक बन जाती है। रेणु की भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है लोक संस्कृति का समावेश। लोकगीत, कहावतें, ताने, हंसी ठिठोली, गालियां, सब कुछ उपन्यास की भाषा में समाहित है। माई अब त बचा ले, यह भाषा केवल संवाद की नहीं, बल्कि लोकमानस की भाषा है। इसके माध्यम से रेणु ये सिद्ध करते हैं कि ग्रामीण जीवन केवल दुखों का संसार नहीं, बल्कि हास विनोद, जिजीविषा और सामूहिकता से भरा हुआ जीवन है। यहाँ आदमी दुख में भी जीना जानता है। मैला आंचल की सफलता में इसकी भाषा की भूमिका निर्णायक है। यदि रेणु इस उपन्यास को सामान्य साहित्यिक हिंदी में लिखते, तो मेरीगंज का जीवन कृत्रिम और दूर का लगता। भाषा ने यहाँ आंचल को नायक बना दिया है। गांव की बीमारी, गरीबी और राजनीति भाषा के माध्यम से सजीव हो उठती है। आज़ादी आई है, पर भूख अभी बाकी है। यह वाक्य भाषा की सादगी और अर्थ की व्यापकता दोनों का उदाहरण है। भाषा शैली का एक और पक्ष है उसका संरचनात्मक प्रयोग। मैला आंचल में भाषा कभी गद्य, कभी गीत, कभी संवाद और कभी वर्णन बनकर आती है। यह शैली उपन्यास को बहुत ध्वन्यात्मक बनाती है। यही कारण है कि उपन्यास में एक ही समय में करुणा, व्यंग्य और रोमांच तीनों का अनुभव होता है। किंतु ये भी सत्य है कि मैला आंचल की भाषा कुछ स्थानों पर उपन्यास को कमजोर भी करती है। अत्यधिक आंचलिक शब्दावली, स्थानीय मुहावरे और बोली विशेष के प्रयोग के कारण अंचल से बाहर का पाठक कई बार अर्थग्रहण में कठिनाई अनुभव करता है। कुछ अंशों में भाषा इतनी स्थानीय हो जाती है कि कथ्य पीछे छूट जाता है। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि भाषा की यही विशेषता इसकी सीमा भी है। इसके अतिरिक्त लोकभाषा की अधिकता के कारण उपन्यास की गति कुछ स्थानों पर शिथिल पड़ती है। लोकगीतों और संवादों की बहुलता कथा को आगे बढ़ाने के बजाय वातावरण रचने में अधिक व्यस्त हो जाती है। पर यह कमजोरी उतनी गंभीर नहीं, क्योंकि रेणु का उद्देश्य कथा केंद्रित उपन्यास लिखना नहीं, बल्कि जीवन केंद्रित उपन्यास रचना था। महत्वपूर्ण यह है कि ये कथित कमजोरी भी दरअसल रेणु की रचनात्मक ईमानदारी से जुड़ी है। वे लोक जीवन को उसके वास्तविक रूप में पकड़ना चाहते थे, बिना उसे शुद्ध, सुगम या शहरी बनाने के। इसीलिए भाषा की कठिनाई भी उस जीवन की कठिनाई का हिस्सा बन जाती है। ये धरती केवल मिट्टी नहीं, आदमी की तकदीर है। निष्कर्षतः मैला आंचल की भाषा शैली उसकी सबसे बड़ी शक्ति है।
आंचलिक उपन्यास के रूप में उसकी पहचान का आधार है, और उसी भाषा के कारण यह कृति कालजयी बनी है। हाँ, ये भाषा कहीं कहीं उपन्यास को दुरूह और धीमा अवश्य बनाती है, पर यही दुरूहता उसकी सच्चाई और मौलिकता भी है। इसलिए कहा जा सकता है कि मैला आंचल की भाषा उसे कमजोर नहीं, बल्कि अर्थ और संवेदना में और अधिक गहन बनाती है। प्रश्न 79। उपन्यास के तत्वों के आधार पर मैला आंचल पर विचार कीजिए। फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास मैला आंचल उपन्यास के तत्वों, कथानक, चरित्र, परिवेश, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य और शिल्प की दृष्टि से हिंदी साहित्य की एक पूर्ण, सशक्त और प्रतिनिधि कृति है। इन तत्वों के समन्वित प्रयोग के कारण ही यह उपन्यास आंचलिक होते हुए भी राष्ट्रीय महत्व प्राप्त करता है। कथानक, प्लॉट की दृष्टि से मैला आंचल किसी एक रेखीय कथा पर आधारित नहीं है। इसका कथानक खंडित, बहुधारात्मक और जीवन सापेक्ष है। मेरीगंज गांव के इर्द गिर्द अनेक घटनाएं, बीमारी, राजनीति, प्रेम, संघर्ष साथ साथ चलती हैं। उपन्यास किसी समाधान या सुखांत पर नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता पर समाप्त होता है। आज़ादी आई है, पर भूख अभी बाकी है। यह कथानक रचना आंचलिक जीवन की वास्तविक संरचना को व्यक्त करती है। चरित्र, कैरेक्टर्स के स्तर पर मैला आंचल व्यक्तिनायक प्रधान उपन्यास नहीं है। यहाँ सामूहिक चरित्र की प्रधानता है। बावनदास, प्रशांत और कालीचरण जैसे पात्र महत्वपूर्ण हैं, पर कोई भी संपूर्ण कथा का केंद्र नहीं बनता। प्रत्येक पात्र मेरीगंज की सामाजिक संरचना से संचालित होता है। ये धरती केवल मिट्टी नहीं, आदमी की तकदीर है। इससे स्पष्ट होता है कि उपन्यास का वास्तविक नायक आंचल स्वयं है। परिवेश, सेटिंग, मैला आंचल का सबसे सशक्त तत्व है। उत्तर बिहार का पूर्णिया अंचल अपनी पूरी सामाजिक सांस्कृतिक जटिलता के साथ उपस्थित है। गरीबी, बीमारी, अंधविश्वास, जातिवाद और लोक राजनीति। परिवेश केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि कथा का सक्रिय घटक है। यहाँ बीमारी से ज्यादा बीमारी की आदत खतरनाक है। यही परिवेश उपन्यास को विशिष्ट बनाता है। संवाद, डायलॉग अत्यंत स्वाभाविक, लोकधर्मी और चरित्रानुकूल हैं। संवाद केवल कथानक को आगे नहीं बढ़ाते, बल्कि लोकमानस को उजागर करते हैं। काहो बाबू, शहर से दवा लाए हो का। इन संवादों में जीवन की सहजता और पीड़ा दोनों साथ साथ चलती हैं। भाषा शैली, लैंग्वेज और स्टाइल की दृष्टि से मैला आंचल एक क्रांतिकारी कृति है। खड़ी बोली के साथ मैथिली, भोजपुरी और स्थानीय बोलियों का प्रयोग भाषा को लोकजीवन की धड़कन बना देता है। माई अब त बचा ले, यही भाषा उपन्यास की आत्मा है और उसकी आंचलिकता का मूल आधार भी। उद्देश्य दृष्टि, थीम और विजन के स्तर पर मैला आंचल स्वतंत्रता, उत्तर भारत के मोहभंग, ग्रामीण पीड़ा, राजनीतिक अवसरवाद और मानवीय जिजीविषा को अभिव्यक्त करता है। रेणु न तो गांव को आदर्श बनाते हैं, न उसका तिरस्कार करते हैं। यहाँ आदमी दुख में भी जीना जानता है। यही संतुलित मानवतावादी दृष्टि उपन्यास का केंद्रीय उद्देश्य है। शिल्प, आर्ट फॉर्म की दृष्टि से मैला आंचल आंचलिक और आधुनिक शिल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। कोलाजात्मक संरचना, लोकगीतों का प्रयोग और बहुस्वरीयता इसे पारंपरिक उपन्यासों से अलग करती है। निष्कर्षतः उपन्यास के तत्वों के आधार पर मैला आंचल। कथानक में जीवन सापेक्ष, चरित्र में सामूहिक, परिवेश में आंचल प्रधान, भाषा में लोकधर्मी और उद्देश्य में मानवतावादी उपन्यास सिद्ध होता है। इन सभी तत्वों का संतुलित संयोजन मैला आंचल को न केवल एक श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास बनाता है, बल्कि हिंदी साहित्य की कालजयी उपलब्धि भी सिद्ध करता है। प्रश्न 80। भारत दुर्दशा की संवेदना पर विचार कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक पीड़ा और राजनीतिक आलोचना का प्रथम सशक्त घोषणापत्र माना जाता है। इस नाटक की मूल संवेदना भारत की दुर्दशा को लेकर गहरी करुणा, क्षोभ और जागरण बोध से निर्मित है। यह संवेदना केवल भावुक विलाप नहीं, बल्कि सचेत हस्तक्षेप और परिवर्तन की आकांक्षा है। भारत दुर्दशा की केंद्रीय संवेदना पराधीन भारत की पीड़ा है। भारतेंदु ने देश को एक जीवित पीड़ित सत्ता के रूप में देखा है। रोहू रोहू दुखिया भारत, कबहू नाही सुख होई। ये करुण पुकार केवल देश प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि औपनिवेशिक शोषण की प्रत्यक्ष अनुभूति है। भारत यहाँ एक माता के रूप में उपस्थित है, जिसकी संतानें दुख में डूबी हैं। नाटक की दूसरी प्रमुख संवेदना आर्थिक शोषण और दरिद्रता से जुड़ी है। अंग्रेजी शासन के कारण धन का अपवाह, व्यापार का पतन और जनता की निर्धनता, इन सबका चित्रण तीखे व्यंग्य के साथ हुआ है। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे। यह संवेदना सामाजिक आर्थिक यथार्थ की पहचान कराती है और पाठक दर्शक को असहज करती है।
भारत दुर्दशा में केवल विदेशी शासन की आलोचना नहीं, बल्कि भारतीय समाज की आंतरिक दुर्बलताओं पर भी करारी टिप्पणी है। आपसी फूट, आलस्य, अंधविश्वास और नैतिक पतन, इन कारणों से भी भारत की दुर्दशा बढ़ी है। आपस की फूट सबे सुख लूटे। यहाँ संवेदना आत्मालोचनात्मक हो जाती है। भारतेंदु दोष केवल बाहर नहीं ढूंढते। एक महत्वपूर्ण संवेदना राष्ट्रीय जागरण और आशा की है। करुणा और व्यंग्य के बीच बीच में जागरण का स्वर उभरता है। अबहि न चेते भारत भाई, यह पंक्ति नाटक की आत्मा है। भारतेंदु दुख का चित्रण इसलिए करते हैं ताकि चेतना जगे और सुधार का मार्ग खुले। इस नाटक की संवेदना में व्यंग्य और करुणा का अद्भुत संतुलन है। अंग्रेजी शासन, दरबारी मानसिकता और पाखंड पर व्यंग्य तीखा है, पर उसका लक्ष्य अपमान नहीं, सुधार और जागरण है। हाय हाय विधि कैसी माया! यह व्यंग्य भावुकता को विचार में बदल देता है। भारत दुर्दशा की संवेदना सामूहिक है। यह किसी एक वर्ग या व्यक्ति की पीड़ा नहीं, बल्कि पूरे देश का दुख है। इसी कारण यह नाटक आधुनिक हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय संवेदना की आधारशिला बनता है। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा की संवेदना पराधीनता की करुण अनुभूति, आर्थिक सामाजिक शोषण का बोध, आत्मालोचन और सुधार की चेतना तथा राष्ट्रीय जागरण की आकांक्षा से निर्मित है। भारतेंदु इस नाटक के माध्यम से केवल भारत की दुर्दशा नहीं दिखाते, बल्कि ये भी स्पष्ट करते हैं कि यदि देश जागे, संगठित हो और आत्मसम्मान को पहचाने तो ये दुर्दशा बदल सकती है। इसी अर्थ में भारत दुर्दशा केवल शोकगीत नहीं, बल्कि जागरण का आह्वान है। प्रश्न 81। भारत दुर्दशा नवजागरण चेतना का नाटक है, व्याख्या कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा हिंदी साहित्य में नवजागरण चेतना का प्रथम सशक्त नाट्य प्रकटीकरण माना जाता है। यह नाटक केवल पराधीन भारत की करुण कथा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना को जगाने, आत्मालोचन कराने और परिवर्तन की प्रेरणा देने वाला घोषणापत्र है। इसी कारण इसे सही अर्थों में नवजागरण चेतना का नाटक कहा जाता है। नवजागरण का मूल अर्थ है राष्ट्रीय आत्मबोध, सामाजिक सुधार और आधुनिक चेतना का उदय। भारत दुर्दशा में ये तीनों तत्व स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं। सबसे पहले ये नाटक भारतीयों में राष्ट्रीय आत्मचेतना जगाता है। भारत को एक सजीव, पीड़ित सत्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए भारतेंदु जनता को झकझोरते हैं, रोअहूँ रोअहूँ दुखिया भारत, कबहू नाहीं सुख होई। ये करुण पुकार पाठक को भावुक करने के साथ साथ उसे सोचने और जागने के लिए विवश करती है। नवजागरण चेतना का दूसरा प्रमुख पक्ष है पराधीनता का बोध और औपनिवेशिक शोषण की पहचान। भारत दुर्दशा में अंग्रेजी शासन की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर तीखा व्यंग्य है। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे। यह कथन स्पष्ट करता है कि देश की दुर्दशा दैवी नहीं, बल्कि एक मानव निर्मित राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। यही बोध नवजागरण का आधार बनता है। नाटक की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि भारतेंदु केवल विदेशी सत्ता को दोषी नहीं ठहराते, बल्कि भारतीय समाज की आंतरिक दुर्बलताओं पर भी प्रहार करते हैं। आपसी फूट, आलस्य, अज्ञान और पाखंड को वे राष्ट्रीय पतन के कारण मानते हैं। आपस की फूट सबे सुख लूटे। ये आत्मालोचन नवजागरण चेतना का अनिवार्य अंग है, क्योंकि बिना आत्मसुधार के राष्ट्रीय उत्थान संभव नहीं। भारत दुर्दशा में सुधार और जागरण का स्पष्ट आह्वान भी है। भारतेंदु बार बार जनता को चेताने का प्रयास करते हैं, अबहि न चेतय भारत भाई। यह पंक्ति नाटक की आत्मा है। यह केवल दुख का वर्णन नहीं, बल्कि कर्म और चेतना की पुकार है। नवजागरण साहित्य की यही विशेषता है कि वो निराशा में भी आशा का बीज बोता है। इस नाटक की नवजागरण चेतना का एक और पक्ष है आधुनिक दृष्टि का समावेश। भारतेंदु परंपरा के अंधानुकरण के विरोधी हैं। वे शिक्षा, विवेक और संगठन को राष्ट्र उद्धार का माध्यम मानते हैं। विद्या बिना विवेक न आवे। यह कथन नवजागरण की आधुनिक मानसिकता को स्पष्ट करता है। शैली की दृष्टि से भी भारत दुर्दशा नवजागरण चेतना का नाटक है। इसमें करुणा के साथ व्यंग्य और तर्क का प्रयोग हुआ है। ये भावुक विलाप नहीं, बल्कि विचारोत्तेजक नाटक है, जो दर्शक को मानसिक रूप से सक्रिय बनाता है। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा नवजागरण चेतना का नाटक इसलिए है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आत्मबोध, औपनिवेशिक शोषण की पहचान, सामाजिक आत्मालोचन, सुधार और जागरण का आह्वान तथा आधुनिक विवेक की स्थापना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र इस नाटक के माध्यम से भारतीय समाज को ये संदेश देते हैं कि दुर्दशा का कारण केवल पराधीनता नहीं, बल्कि चेतना का अभाव भी है, और जब चेतना जागेगी तभी भारत का नवजागरण संभव होगा। प्रश्न 82। भारत दुर्दशा के आधुनिक बोध पर विचार कीजिए।
भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा हिंदी साहित्य में केवल राष्ट्रीय करुणा का नाटक नहीं है, बल्कि ये आधुनिक बोध, मॉडर्न कॉन्शियसनेस की सशक्त अभिव्यक्ति भी है। आधुनिक बोध से आशय है यथार्थ की वैज्ञानिक समझ, सामाजिक राजनीतिक चेतना, आत्मालोचन, सुधार की आकांक्षा और तर्क प्रधान दृष्टि। भारत दुर्दशा में ये सभी तत्व स्पष्ट रूप से उपस्थित हैं। भारत दुर्दशा का आधुनिक बोध सबसे पहले दैववाद के निषेध में दिखाई देता है। भारतेंदु भारत की दुर्दशा को भाग्य या ईश्वर की इच्छा नहीं मानते, बल्कि उसे मानव निर्मित सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम बताते हैं। हाय हाय विधि कैसी माया, कहाँ गई वो भारत की छाया। यह पंक्ति करुणा व्यक्त करती है, पर इसके भीतर प्रश्न भी छिपा है, दुर्दशा क्यों हुई? यह प्रश्न करना ही आधुनिक बोध का पहला चरण है। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण आधुनिक पक्ष है औपनिवेशिक शासन की तर्कपूर्ण आलोचना। भारतेंदु अंग्रेजी शासन को ईश्वरीय वरदान नहीं, बल्कि शोषण की व्यवस्था के रूप में देखते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे। यह दृष्टि आधुनिक राजनीतिक चेतना का प्रमाण है, क्योंकि इसमें सत्ता, अर्थव्यवस्था और जनता के संबंधों को समझने का प्रयास है। भारत दुर्दशा का आधुनिक बोध केवल विदेशी सत्ता विरोध तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मालोचनात्मक विवेक तक विस्तृत है। भारतेंदु भारतीय समाज की कमजोरियों, आपसी फूट, आलस्य, अज्ञान और पाखंड को भी दुर्दशा का कारण मानते हैं। आपस की फूट सबे सुख लूटे। यह आत्मालोचन आधुनिकता की अनिवार्य शर्त है, क्योंकि आधुनिक चेतना केवल विरोध नहीं, स्वसमीक्षा भी करती है। नाटक में शिक्षा और विवेक को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। विद्या बिना विवेक न आवे। यह कथन मध्यकालीन अंधश्रद्धा से हटकर आधुनिक बौद्धिक दृष्टि की स्थापना करता है। भारतेंदु सुधार को भावुक प्रार्थना से नहीं, बल्कि ज्ञान, संगठन और चेतना से जोड़ते हैं। भारत दुर्दशा का आधुनिक बोध उसकी जागरण प्रधान प्रवृत्ति में भी दिखाई देता है। नाटक जनता को निष्क्रिय शोक में नहीं छोड़ता, बल्कि उसे चेताने का प्रयास करता है। अबहि न चेते भारत भाई। ये पंक्ति आधुनिक सक्रियता का प्रतीक है, जहां व्यक्ति को अपने भविष्य का कर्ता माना गया है। शैली की दृष्टि से भी नाटक आधुनिक है। इसमें करुणा के साथ व्यंग्य, तर्क और आलोचना का संतुलित प्रयोग है। यह भावनात्मक विलाप से आगे बढ़कर विचारात्मक नाटक बन जाता है, जो आधुनिक साहित्य की पहचान है। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा का आधुनिक बोध इन रूपों में स्पष्ट होता है। पराधीनता को ऐतिहासिक राजनीतिक समस्या के रूप में देखना, दैववाद के स्थान पर मानवीय कारणों की पहचान, आत्मालोचन और सामाजिक सुधार की चेतना, शिक्षा, विवेक और संगठन पर बल, और जनता को जागृत करने का आह्वान। इसी कारण भारत दुर्दशा केवल करुणा का नाटक नहीं, बल्कि हिंदी नवजागरण का पहला आधुनिक वैचारिक नाटक माना जाता है, जिसने भारतीय समाज को सोचने, समझने और बदलने की दिशा दी। प्रश्न 83। भारत दुर्दशा के इतिहास बोध, इतिहास दृष्टि की समीक्षा कीजिए। क्या यह कहना सही होगा कि भारतेंदु राजभक्त कवि थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा हिंदी नवजागरण का ऐसा ग्रंथ है जिसमें इतिहास बोध, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस, अत्यंत स्पष्ट, सजग और आधुनिक रूप में प्रकट होता है। भारतेंदु की इतिहास दृष्टि न तो केवल अतीत गौरव का भावुक स्मरण है और न ही वर्तमान की निरर्थक निंदा, बल्कि वह अतीत, वर्तमान, भविष्य को जोड़कर भारत की दुर्दशा के कारणों की तर्कपूर्ण पहचान करती है। भारत दुर्दशा का इतिहास बोध सबसे पहले पराधीनता की ऐतिहासिक चेतना में दिखाई देता है। भारतेंदु ये स्पष्ट करते हैं कि भारत की दुर्दशा किसी दैवी विधान का परिणाम नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक राजनीतिक प्रक्रिया का फल है। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे। ये पंक्ति इतिहास को सत्ता और अर्थनीति के संदर्भ में समझने का प्रयास है। भारतेंदु यहाँ इतिहास को राजाओं की गाथा नहीं, बल्कि जनता के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के रूप में देखते हैं। यही आधुनिक इतिहास बोध है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है स्वर्णिम अतीत और पतित वर्तमान का तुलनात्मक बोध। भारतेंदु अतीत की स्मृति इसलिए करते हैं ताकि वर्तमान की गिरावट स्पष्ट हो सके। हाय हाय विधि कैसी माया, कहाँ गई वो भारत की छाया। यहाँ अतीत गौरव कोई पलायन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान को जगाने का साधन है। भारतेंदु अतीत में लौटने की बात नहीं करते, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर वर्तमान को सुधारना चाहते हैं। भारत दुर्दशा का इतिहास बोध केवल विदेशी शासन की आलोचना तक सीमित नहीं है। इसमें आत्मालोचनात्मक इतिहास दृष्टि भी है। भारतेंदु भारतीय समाज की आंतरिक कमजोरियों, आपसी फूट, अज्ञान और आलस्य को भी ऐतिहासिक पतन का कारण मानते हैं। आपस की फूट सबे सुख लूटे। यह दृष्टि अत्यंत आधुनिक है, क्योंकि यहाँ इतिहास को केवल हम पर हुआ नहीं, बल्कि हमने क्या किया के प्रश्न से भी जोड़ा गया है। इतिहास बोध का एक और आधुनिक पक्ष है परिवर्तनशीलता की चेतना। भारतेंदु इतिहास को स्थिर नहीं मानते। वे मानते हैं कि जैसे इतिहास ने भारत को नीचे गिराया है,
वैसे ही जागरण और चेतना इतिहास की दिशा बदल सकती है। अबहि न चेते भारत भाई। यह कथन इतिहास को मनुष्य के कर्म से जुड़ा हुआ मानता है, न कि भाग्य से। अब प्रश्न यह है कि क्या भारतेंदु को राजभक्त कवि कहना सही होगा? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं है। यह सही है कि भारतेंदु ने प्रत्यक्ष विद्रोह या सशस्त्र विरोध का आह्वान नहीं किया। वे अपने समय की राजनीतिक सीमाओं में रहकर लिखते हैं, किंतु इसे राजभक्ति कहना ऐतिहासिक और वैचारिक भूल होगी। भारत दुर्दशा में अंग्रेजी शासन की आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक आलोचना इतनी तीखी है कि वह राजभक्ति की किसी भी परिभाषा में नहीं आती। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे। यह पंक्ति स्पष्ट रूप से सत्ता विरोधी चेतना को प्रकट करती है। भारतेंदु की रणनीति सीधी टकराव की नहीं, जागरण की है। वे जनता को तैयार करना चाहते हैं, चेतना देना चाहते हैं। यह रवैया राजभक्ति नहीं, बल्कि नवजागरणकालीन राष्ट्रवाद है। वे न तो अंग्रेजी शासन को ईश्वरीय मानते हैं, न उसे भारत के हित में बताते हैं। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा का इतिहास बोध आधुनिक, आलोचनात्मक और आत्मालोचनात्मक है। भारतेंदु इतिहास को पराधीनता, शोषण और सामाजिक कमजोरी की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। वे अतीत स्मरण को वर्तमान सुधार और भविष्य निर्माण से जोड़ते हैं, और उन्हें राजभक्त कवि कहना गलत है। वे राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत और आधुनिक राष्ट्रवादी चेतना के प्रतिनिधि कवि नाटककार हैं। इस प्रकार भारत दुर्दशा इतिहास बोध का नाटक है, और भारतेंदु राजभक्त नहीं, बल्कि भारत बोध से प्रेरित नवजागरणकालीन राष्ट्र चेतना के सर्जक हैं। प्रश्न 84। भारत दुर्दशा के नामकरण के औचित्य पर विचार कीजिए। क्या आप इसके लिए कोई बेहतर नाम सुझा सकते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा अपने नामकरण की दृष्टि से अत्यंत सीधा, सार्थक और उद्देश्यपूर्ण नाटक है। यह नाम न तो प्रतीकात्मक उलझाव पैदा करता है और न ही किसी एक प्रसंग तक सीमित रहता है, बल्कि पूरे नाटक की भावभूमि, विचार दृष्टि और ऐतिहासिक चेतना को एक वाक्यांश में स्पष्ट कर देता है। भारत दुर्दशा नाम का पहला और सबसे बड़ा औचित्य ये है कि नाटक का केंद्रबिंदु भारत की समग्र दुर्दशा है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक। भारतेंदु भारत को किसी अमूर्त भूखंड के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवित पीड़ित सत्ता के रूप में देखते हैं। रोअहूँ रोअहूँ दुखिया भारत, कबहु नाही सुख होई। ये करुण पुकार नाटक की आत्मा है, और दुर्दशा शब्द इसी सामूहिक पीड़ा को समेट लेता है। दूसरा औचित्य ये है कि ये नाम औपनिवेशिक शोषण की ऐतिहासिक सच्चाई को सीधे संकेतित करता है। अंग्रेजी शासन के कारण भारत की आर्थिक लूट, उद्योगों का पतन और जनता की दरिद्रता, इन सब का सार दुर्दशा शब्द में निहित है। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे। इस पंक्ति के आलोक में स्पष्ट है कि ये दुर्दशा आकस्मिक या दैवी नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम है। इसलिए नामकरण तथ्यात्मक और वैचारिक दोनों स्तरों पर उचित है। भारत दुर्दशा नाम का तीसरा औचित्य इसकी नवजागरण चेतना से जुड़ा है। यह नाम केवल शोक प्रकट करने के लिए नहीं रखा गया, बल्कि चेताने और जगाने के लिए रखा गया है। अबहि न चेते भारत भाई। यहाँ दुर्दशा शब्द एक चुनौती बन जाता है। यदि स्थिति इतनी दयनीय है तो उसका कारण क्या है और समाधान क्या हो सकता है? इस प्रकार नामकरण नाटक के उद्देश्य से सीधा जुड़ा है। नामकरण का एक और महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसमें आत्मालोचन का भाव निहित है। भारतेंदु केवल विदेशी शासन को दोषी नहीं ठहराते, बल्कि भारतीय समाज की आंतरिक दुर्बलताओं को भी दुर्दशा का कारण मानते हैं। आपस की फूट सबे सुख लूटे। अतः भारत दुर्दशा नाम एक तरफा आरोप नहीं, बल्कि समग्र आत्मसमीक्षा का संकेत है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इसके लिए कोई बेहतर नाम सुझाया जा सकता है? सैद्धांतिक रूप से कुछ वैकल्पिक नाम सोचे जा सकते हैं। भारत की करुण कथा, पराधीन भारत, भारत का विलाप या जागो भारत। किंतु ये नाम या तो केवल भावनात्मक हैं या केवल एक पक्ष को पकड़ते हैं। इनमें वो संपूर्णता और तीखापन नहीं है जो भारत दुर्दशा में है। भारत दुर्दशा नाम में करुणा भी है, आलोचना भी है, इतिहास बोध भी है और जागरण का संकेत भी। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा का नामकरण पूर्णतः उचित, सार्थक और उद्देश्य संगत है। ये नाम नाटक की संवेदना, विचार और ऐतिहासिक चेतना तीनों को एक साथ व्यक्त करता है। यदि कोई नाम बदला जाए तो नाटक की वैचारिक तीक्ष्णता और नवजागरणीय प्रभाव कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत दुर्दशा से अधिक उपयुक्त नाम इस नाटक के लिए संभव नहीं है। प्रश्न 85। भारत दुर्दशा वर्तमान में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि अपने लेखन काल में था? समीक्षा कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रचा गया,
पर इसकी वैचारिक संरचना, सामाजिक आलोचना और जागरण चेतना आज भी समान तीव्रता के साथ प्रासंगिक प्रतीत होती है। यह प्रासंगिकता किसी ऐतिहासिक संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि उस संरचनात्मक यथार्थ की देन है जिसे भारतेंदु ने पहचाना और जो रूप बदलकर आज भी विद्यमान है। अपने लेखन काल में भारत दुर्दशा का केंद्रीय प्रश्न था, पराधीनता के कारण भारत की राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक दुर्दशा। भारतेंदु ने दुर्दशा को दैवी विधान नहीं, बल्कि नीतियों और व्यवस्थाओं का परिणाम बताया। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे। आज औपनिवेशिक शासन नहीं है, पर असमान विकास, संसाधनों का केंद्रीकरण और नीतिगत विफलताएं बनी हुई हैं। इसलिए दुर्दशा का कारण विश्लेषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, भले ही शासक संरचना बदल गई हो। नाटक की एक स्थायी प्रासंगिकता आत्मालोचनात्मक दृष्टि में है। भारतेंदु केवल बाहरी सत्ता को दोषी नहीं ठहराते, बल्कि समाज की आंतरिक कमजोरियों, फूट, अज्ञान, आलस्य को भी रेखांकित करते हैं। आपस की फूट सबे सुख लूटे। आज भी सामाजिक ध्रुवीकरण, अफवाहें, असहिष्णुता और संस्थागत अविश्वास राष्ट्रीय प्रगति में बाधक हैं। इस अर्थ में भारत दुर्दशा का आत्मालोचन आज के समय से सीधा संवाद करता है। भारत दुर्दशा की प्रासंगिकता का तीसरा आधार जागरण और सक्रियता का आग्रह है। भारतेंदु निष्क्रिय शोक के पक्षधर नहीं, वे चेताने का आह्वान करते हैं, अबहि न चेते भारत भाई। आज लोकतांत्रिक समाज में नागरिक चेतना, विवेकपूर्ण भागीदारी और उत्तरदायित्व पहले से कहीं अधिक आवश्यक हैं। नाटक का यह संदेश आज भी उतना ही अर्थवान है। आर्थिक संदर्भों में भी नाटक समकालीन है। भारतेंदु ने धन अपवाह, व्यापार पतन और निर्धनता की ओर संकेत किया। आज वैश्वीकरण के दौर में रोजगार, असुरक्षा, असमानता और बाजार निर्भरता नए रूपों में वही प्रश्न खड़े करती हैं। इसलिए दुर्दशा का बोध आज भी बदला नहीं, केवल उसका रूप बदला है। शैली और भाषा की दृष्टि से भी नाटक आधुनिक है। करुणा के साथ व्यंग्य और तर्क का संतुलन इसे भावुकता से बचाता है और विचारोत्तेजक बनाता है। अंग्रेजी चाल, देसी हाल बेहाल। यह व्यंग्यात्मक विवेक आज के सार्वजनिक विमर्श में भी आवश्यक है। यह आपत्ति उठाई जा सकती है कि भारत दुर्दशा अपने समय के विशिष्ट औपनिवेशिक संदर्भों से बंधा है, पर यह आपत्ति आंशिक है, क्योंकि नाटक का लक्ष्य किसी एक सत्ता का विरोध नहीं, बल्कि दुर्दशा के कारणों की पहचान है, और ये कारण आज भी अलग अलग रूपों में सक्रिय हैं। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा अपने लेखनकाल में जितना प्रासंगिक था, आज भी उतना ही है, क्योंकि ये दुर्दशा को व्यवस्था की समस्या मानता है, आत्मालोचन और विवेक पर बल देता है, और नागरिक जागरण का आह्वान करता है। इसलिए भारत दुर्दशा केवल ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि समकालीन चेतना का दर्पण है, जो आज भी हमें चेताता है कि बिना विवेक, संगठन और नैतिक साहस के स्वतंत्रता का अर्थ अधूरा ही रहेगा। प्रश्न 86। भारत दुर्दशा के नाट्य रूप का निर्धारण कीजिए। आपकी राय में ये नाटक ललित है या रूपक है या कुछ और? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारत दुर्दशा के नाट्य रूप को लेकर हिंदी साहित्य में पर्याप्त विमर्श हुआ है। यह नाटक न तो पारंपरिक अर्थों में पूर्ण रूप से ललित नाटक है, न ही शास्त्रीय अर्थों में रूपक या प्रकरण। वस्तुतः भारत दुर्दशा का नाट्य रूप नवजागरणकालीन वैचारिक प्रतीकात्मक नाटक का है, जिसमें रूपक, प्रहसन, गीत और व्यंग्य सबका समन्वय दिखाई देता है। सबसे पहले ललित नाटक के संदर्भ में देखें। ललित नाटक का उद्देश्य सौंदर्य, मनोरंजन और भावनात्मक रसास्वादन होता है। उसमें कथानक संघटन, नाटकीय संघर्ष और चरित्र विकास अपेक्षित होता है। भारत दुर्दशा में ये तत्व गौण हैं। यहाँ न तो सघन कथानक है, न चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विकास। नाटक का लक्ष्य सौंदर्य नहीं, बल्कि जागरण और चेतना है, अबहि न चेते भारत भाई। इसलिए भारत दुर्दशा को ललित नाटक कहना उचित नहीं होगा। अब रूपक की दृष्टि से विचार करें। संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपक वह नाटक होता है जिसमें पात्र प्रतीकात्मक होते हैं और किसी व्यापक सत्य को रूपायित करते हैं। इस दृष्टि से भारत दुर्दशा में भारत दुर्दशा विद्या, अविद्या, धर्म, अधर्म जैसे अमूर्त तत्व सजीव पात्रों के रूप में आते हैं। भारत स्वयं एक पीड़ित नारी माता के रूप में उपस्थित होता है। रोअहूँ दुखिया भारत, कबहू नाहि सुख होई। यह स्पष्ट रूपकात्मकता है। अतः नाटक में रूपक तत्व प्रबल है, किंतु केवल रूपक कहना भी पर्याप्त नहीं, क्योंकि भारत दुर्दशा शास्त्रीय रूपक की कठोर संरचना का पालन नहीं करता। इसमें गीत, प्रहसनात्मक व्यंग्य, संवादात्मक वक्तव्य और नाट्य प्रसंग सब मिलकर एक मिश्रित रूप रचते हैं। कई स्थलों पर नाटक राजनीतिक प्रहसन का रूप ले लेता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे। यहाँ व्यंग्य और आलोचना नाटकीय संघर्ष से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इस दृष्टि से भारत दुर्दशा का सबसे उपयुक्त नाट्य रूप वैचारिक रूपकात्मक नाटक या जागरण नाटक कहा जा सकता है।
यह नाटक मंचीय सौंदर्य से अधिक बौद्धिक और राष्ट्रीय चेतना को लक्ष्य करता है। भारतेंदु का उद्देश्य दर्शक को रुलाना नहीं, बल्कि सोचने और जागने के लिए विवश करना है। मेरी राय में भारत दुर्दशा ललित नाटक नहीं है, क्योंकि इसका लक्ष्य मनोरंजन नहीं, शुद्ध शास्त्रीय रूपक भी नहीं है, क्योंकि इसकी संरचना मुक्त और आधुनिक है, बल्कि ये नवजागरणकालीन प्रतीकात्मक वैचारिक नाटक है, जिसमें रूपक, व्यंग्य और गीत तीनों का सह अस्तित्व है। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा का नाट्य रूप हिंदी नाटक के विकास की संक्रमण अवस्था को दर्शाता है। यह पारंपरिक नाट्य रूपों से अलग हटकर आधुनिक राष्ट्रीय चेतना का मंचीय घोषणापत्र बनता है। इसी कारण इसका मूल्य केवल नाट्यकला में नहीं, बल्कि हिंदी नवजागरण के वैचारिक इतिहास में निहित है। प्रश्न 87। क्या भारत दुर्दशा को त्रासदी या दुखद परंपरा का नाटक माना जा सकता है? व्याख्या कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा अपने शीर्षक, कथ्य और भावभूमि के कारण पहली दृष्टि में दुख, करुणा और पीड़ा से भरा हुआ प्रतीत होता है। इसलिए ये प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या इसे त्रासदी, ट्रेजेडी या दुखद परंपरा का नाटक कहा जा सकता है? गहन विचार करने पर स्पष्ट होता है कि भारत दुर्दशा पूर्ण अर्थों में न तो शास्त्रीय त्रासदी है और न ही केवल करुण विलाप का नाटक, बल्कि ये नवजागरणकालीन करुणा से उपजी जागरण प्रधान कृति है। यदि हम त्रासदी की शास्त्रीय अवधारणा को देखें तो त्रासदी वो नाटक होता है जिसमें नायक का पतन, अनिवार्य नियति और अंत में निराशाजनक परिणाम प्रमुख होते हैं। भारत दुर्दशा में ऐसा कोई व्यक्तिगत नायक नहीं है जिसका चरित्र, विकास और पतन त्रासदी का केंद्र बने। यहाँ नायक कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा भारत है, एक सामूहिक सत्ता। भारत की पीड़ा करुण है, रोहूं रोहूं दुखिया भारत, कबहू नाही सुख होई, पर ये पीड़ा किसी अपरिवर्तनीय नियति का परिणाम नहीं दिखाई जाती। त्रासदी की एक अनिवार्य शर्त होती है निराशाजनक और बंद अंत। इसके विपरीत भारत दुर्दशा का स्वर अंततः जागरण और चेतना की ओर मुड़ जाता है। अबही न चेते भारत भाई। यह पंक्ति स्पष्ट करती है कि भारतेंदु दुख को अंतिम सत्य नहीं मानते। वे दुर्दशा का चित्रण इसलिए करते हैं ताकि परिवर्तन की चेतना उत्पन्न हो। इस कारण नाटक करुणा में डूबकर समाप्त नहीं होता, बल्कि प्रश्न और आह्वान छोड़ता है। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि भारत दुर्दशा में दुखद परंपरा, ट्रेडिशन ऑफ पाथोस के तत्व प्रचुर मात्रा में हैं। भारत को एक पीड़ित माता के रूप में प्रस्तुत करना, जनता की दरिद्रता, भूख और शोषण का वर्णन, अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे, ये सभी प्रसंग गहरी करुणा उत्पन्न करते हैं। इस दृष्टि से ये नाटक दुखद संवेदना से ओतप्रोत है। किंतु यह दुख निष्क्रिय करुणा नहीं है। भारतेंदु दुख के साथ साथ आलोचना और आत्मालोचन भी जोड़ते हैं। आपस की फूट सबे सुख लूटे। यह पंक्ति बताती है कि दुर्दशा केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि आंतरिक दुर्बलताओं से भी उत्पन्न हुई है। यह विवेकपूर्ण दृष्टि त्रासदी की भावुकता से इसे अलग कर देती है। इसके अतिरिक्त त्रासदी में दर्शक का लक्ष्य करुणा और भय के माध्यम से शुद्धि, कैथार्सिस होता है। भारत दुर्दशा में शुद्धि का लक्ष्य भावनात्मक नहीं, बल्कि बौद्धिक और नैतिक है। नाटक दर्शक को रोने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और जागने के लिए प्रेरित करता है। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा को शास्त्रीय अर्थों में त्रासदी नहीं कहा जा सकता, पर इसे दुखद संवेदना से निर्मित नवजागरणकालीन नाटक अवश्य कहा जा सकता है। यह नाटक दुख को अंतिम सत्य नहीं मानता, बल्कि उसे चेतना और परिवर्तन का माध्यम बनाता है। इसलिए भारत दुर्दशा न तो केवल शोक नाटक है, न नियति प्रधान त्रासदी, बल्कि करुणा से जागरण की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक वैचारिक नाटक है, और इसी कारण इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। प्रश्न 88। भारत दुर्दशा में भारतेंदु द्वारा विभिन्न नाट्य शैलियों, परंपराओं के समन्वय का विवेचन कीजिए। उदाहरणों सहित स्पष्ट करें। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा हिंदी नवजागरण काल का ऐसा नाट्य ग्रंथ है जिसमें किसी एक शुद्ध नाट्य परंपरा का अनुकरण नहीं, बल्कि विभिन्न नाट्य शैलियों और परंपराओं का सचेत समन्वय दिखाई देता है। यही मिश्रित नाट्य रूप भारत दुर्दशा को कलात्मक कम और वैचारिक रूप से अत्यंत प्रभावी बनाता है। सबसे पहले इसमें संस्कृत रूपक परंपरा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। नाटक में भारत, दुर्दशा, विद्या, अविद्या, धर्म, अधर्म जैसे अमूर्त तत्व सजीव पात्रों के रूप में उपस्थित होते हैं। भारत का करुण विलाप, रोअहूं रोअहूं दुखिया भारत, कबहू नाही सुख होई, स्पष्ट रूप से रूपकात्मक विधान है। यहाँ भारत कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। यह रूपक परंपरा नाटक को प्रतीकात्मक गहराई प्रदान करती है। दूसरी ओर भारत दुर्दशा में लोकनाट्य और प्रहसन परंपरा के तत्व भी मिलते हैं। अंग्रेजी शासन, दरबारी मानसिकता और सामाजिक पाखंड पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे।
यह शैली गंभीर त्रासद नाट्य के बजाय व्यंग्यात्मक प्रहसनात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है, जो लोकनाट्य की विशेषता है। इससे नाटक जनता के लिए अधिक बोधगम्य बनता है। नाटक में गीत नाट्य परंपरा का भी प्रभाव है। जगह जगह गीतों और पदों के माध्यम से भाव और विचार व्यक्त किए गए हैं। हाय हाय विधि कैसी माया, कहाँ गई वो भारत की छाया। ये गीत नाटकीय संघर्ष को आगे बढ़ाने के बजाय संवेदना और विचार को तीव्र करते हैं। ये शैली भक्ति और लोकगीत परंपरा से जुड़ती है। भारत दुर्दशा में उपदेशात्मक वैचारिक नाटक की परंपरा भी प्रमुख है। संवादों में कथा या संघर्ष से अधिक विचार प्रस्तुति है। अबहि न चेते भारत भाई। यह सीधा संबोधन दर्शकों पाठकों को लक्ष्य करता है। यह शैली आधुनिक यूरोपीय डिडैक्टिक ड्रामा से मेल खाती है, जहां नाटक का उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि चेतना जागरण होता है। इसके साथ साथ नाटक में ऐतिहासिक राष्ट्रीय नाटक की परंपरा के बीज भी दिखाई देते हैं। भारत की अतीत गौरव स्मृति और वर्तमान दुर्दशा की तुलना, कहाँ गई वो भारत की छाया, राष्ट्रीय इतिहास बोध को मंच पर लाती है। यह शैली आगे चलकर आधुनिक राष्ट्रीय नाटकों का आधार बनती है। महत्वपूर्ण यह है कि भारतेंदु इन सभी शैलियों को यांत्रिक रूप से नहीं बल्कि अपने उद्देश्य नवजागरण के अनुसार प्रयोग करते हैं। इसलिए भारत दुर्दशा न तो शुद्ध रूपक है, न शुद्ध प्रहसन, न शुद्ध गीत नाटक, बल्कि इन सबका सार्थक मिश्रण है। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा में संस्कृत रूपक परंपरा, लोकनाट्य प्रहसन शैली, गीत नाट्य परंपरा, उपदेशात्मक वैचारिक नाटक और राष्ट्रीय ऐतिहासिक चेतना का समन्वय दिखाई देता है। इसी मिश्रित नाट्य रूप के कारण भारत दुर्दशा शिल्प की दृष्टि से भले ही शास्त्रीय कसौटी पर खरा न उतरे, पर हिंदी नवजागरण का सर्वाधिक प्रभावशाली वैचारिक नाटक बन जाता है। प्रश्न 89। भारत दुर्दशा की शिल्प दृष्टि पर विचार कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा शिल्प की दृष्टि से हिंदी नाटक के विकास की संक्रमणकालीन और नवोन्मेषी कृति है। इसका शिल्प शास्त्रीय कसौटियों पर खरा उतरने के लिए नहीं, बल्कि नवजागरण की चेतना को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने के लिए रचा गया है। यही कारण है कि इसमें सौंदर्य या नाटकीय कसावट से अधिक वैचारिक तीव्रता और प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। भारत दुर्दशा का शिल्प मूलतः रूपकात्मक है। इसमें भारत दुर्दशा विद्या अविद्या धर्म अधर्म जैसे अमूर्त तत्व मानवीय पात्रों के रूप में उपस्थित होते हैं। यह रूपक विधान शिल्प को प्रतीकात्मक बनाता है। रोअहूँ रोअहूँ दुखिया भारत, कबहूँ नाहीं सुख होई। यहाँ भारत कोई व्यक्तिगत पात्र नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना का मूर्त रूप है। यह शिल्प संस्कृत रूपक परंपरा से जुड़ा हुआ है, पर भारतेंदु इसे आधुनिक राष्ट्रीय संदर्भ में रूपांतरित कर देते हैं। शिल्प की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है इसका उपदेशात्मक और वैचारिक स्वरूप। नाटक में कथानक संघर्ष और चरित्र विकास गौण हैं। संवादों के माध्यम से सीधे विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। अबहि न चेतय भारत भाई। यह शिल्प दर्शक पाठक को भावनात्मक तन्मयता में नहीं बल्कि बौद्धिक जागरूकता में ले जाने का प्रयास करता है। इसी कारण इसे जागरण नाटक भी कहा जाता है। भारत दुर्दशा का शिल्प गीतात्मकता से भी समृद्ध है। बीच बीच में गीतों और पदों का प्रयोग करुणा और व्यंग्य को तीव्र करता है। हाय हाय विधि कैसी माया, कहाँ गई वो भारत की छाया। ये गीत नाटकीय गति को रोकते अवश्य हैं, पर नाटक की संवेदना और वैचारिक प्रभाव को गहरा कर देते हैं। यह शिल्प लोकगीत और भक्ति काव्य परंपरा से जुड़ता है। व्यंग्य और प्रहसन भी इस नाटक के शिल्प का महत्वपूर्ण अंग हैं। अंग्रेजी शासन और सामाजिक पाखंड पर तीखा व्यंग्य किया गया है। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे। यह व्यंग्य शिल्प को बोझिल होने से बचाता है और उसे लोक संप्रेष्य बनाता है। हाँ, ये भी स्वीकार करना होगा कि शिल्प की दृष्टि से भारत दुर्दशा में कुछ सीमाएं हैं। कथानक का अभाव, चरित्रों की प्रतीकात्मकता और घटनाओं की कमी के कारण ये नाटक मंचीय दृष्टि से शिथिल प्रतीत होता है। पर यह शिथिलता रचनाकार की कमजोरी नहीं बल्कि उद्देश्य की अनिवार्यता है। भारतेंदु नाटक को मनोरंजन नहीं बल्कि वैचारिक हथियार बनाना चाहते थे। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा का शिल्प रूपकात्मक और प्रतीक प्रधान है, उपदेशात्मक और वैचारिक है, गीत व्यंग्य और प्रहसन का समन्वय करता है और नाटकीय सौंदर्य से अधिक राष्ट्रीय जागरण को लक्ष्य करता है। इस प्रकार शिल्प की दृष्टि से भारत दुर्दशा भले ही पारंपरिक नाट्य मानकों से अलग हो, पर हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ये एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली नाट्य रचना सिद्ध होती है। प्रश्न 90। भारत दुर्दशा की भाषा शैली पर विचार कीजिए।
भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा हिंदी नाट्य साहित्य में भाषा शैली की दृष्टि से नवजागरणकालीन संक्रमण का प्रतिनिधि ग्रंथ है। इसकी भाषा शैली न तो शुद्ध शास्त्रीय संस्कृतनिष्ठ है और न ही पूर्णतः आधुनिक बोलचाल की, बल्कि ये लोक भाषा, काव्यात्मकता, व्यंग्य और उपदेशात्मकता का सार्थक समन्वय प्रस्तुत करती है। यही समन्वय भारत दुर्दशा को प्रभावशाली वैचारिक नाटक बनाता है। भारत दुर्दशा की भाषा की सबसे प्रमुख विशेषता उसकी सरलता और संप्रेषणीयता है। भारतेंदु का उद्देश्य जन जागरण था, इसलिए उन्होंने ऐसी भाषा अपनाई जो सीधे जनता तक पहुंचे। भारी भरकम संस्कृत शब्दावली से बचते हुए वे सहज हिंदी का प्रयोग करते हैं। अबहि न चेते भारत भाई। यह वाक्य भाषा की सरलता के साथ साथ उसके आह्वानकारी स्वर को भी स्पष्ट करता है। भाषा का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है उसका काव्यात्मक और गीतात्मक स्वरूप। नाटक में अनेक स्थलों पर पद्य और गीतों का प्रयोग हुआ है। रोअहूँ रोअहूँ दुखिया भारत, कबहू नाहि सुख होई, और हाय हाय विधि कैसी माया, कहाँ गई वो भारत की छाया। ये पंक्तियां करुणा को तीव्र करती हैं और दर्शक पाठक के भावबोध को गहराई देती हैं। गीतात्मक भाषा नाटक की संवेदना को सघन बनाती है, भले ही इससे नाटकीय गति कुछ स्थानों पर मंद पड़ जाती हो। भारत दुर्दशा की भाषा शैली का एक सशक्त पक्ष उसका व्यंग्यात्मक तेवर है। भारतेंदु अंग्रेजी शासन और दरबारी मानसिकता पर तीखा व्यंग्य करते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे। यह व्यंग्य भावुक विलाप को तर्कपूर्ण आलोचना में बदल देता है। भाषा यहाँ केवल करुणा व्यक्त नहीं करती, बल्कि राजनीतिक चेतना भी पैदा करती है। शैली की दृष्टि से नाटक में उपदेशात्मकता स्पष्ट है। संवाद कई बार सीधे दर्शकों को संबोधित करते हैं। यह शैली आधुनिक अर्थों में नाटकीय नहीं, बल्कि वैचारिक और घोषणात्मक है। आपस की फूट सबे सुख लूटे। इस प्रकार की भाषा समाज की आंतरिक दुर्बलताओं पर प्रकाश डालती है और आत्मालोचन के लिए प्रेरित करती है। भाषा में देशज शब्दों और लोकबिंबों का प्रयोग भी उल्लेखनीय है। इससे नाटक की राष्ट्रीय चेतना कृत्रिम नहीं लगती, बल्कि जीवन सापेक्ष बन जाती है। हालांकि आधुनिक दृष्टि से देखें तो कहीं कहीं भाषा में अतिशयोक्ति और भावुकता दिखाई देती है, जो नाटक को कलात्मक कसावट से थोड़ा दूर ले जाती है। पर यह सीमा नवजागरणकालीन उद्देश्यपरक साहित्य की स्वाभाविक विशेषता है। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा की भाषा शैली सरल, सहज और जनोन्मुखी है, काव्यात्मक और गीतात्मक है, व्यंग्य और उपदेशात्मकता से युक्त है और नवजागरण की चेतना को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करती है। भले ही ये भाषा शास्त्रीय नाट्य मानकों पर पूरी तरह खरी न उतरे, पर अपने उद्देश्य, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरण की दृष्टि से ये अत्यंत सफल और प्रभावशाली है। इसी कारण भारत दुर्दशा की भाषा शैली हिंदी नवजागरण की पहचान बन जाती है। प्रश्न 91। नाटक के तत्वों की दृष्टि से भारत दुर्दशा की समीक्षा कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा हिंदी नवजागरण काल का एक वैचारिक नाटक है। नाटक के तत्वों कथानक, पात्र, संवाद, भाषा शैली, उद्देश्य, शिल्प और मंचीयता की दृष्टि से इसका मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि यह कृति पारंपरिक नाट्य सौंदर्य से अधिक राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक जागरण को लक्ष्य करती है। कथानक, प्लॉट की दृष्टि से भारत दुर्दशा पारंपरिक नाटक नहीं है। इसमें न तो सघन कथा संघर्ष है और न ही घटनाओं का क्रमिक विकास। कथानक के स्थान पर वैचारिक स्थिति चित्रण है, जिसमें भारत की पराधीनता, शोषण और सामाजिक पतन को अलग अलग प्रसंगों में उभारा गया है। हाय हाय विधि कैसी माया, कहाँ गई वो भारत की छाया। ये कथानकात्मक कमजोरी होते हुए भी नाटक के उद्देश्य के अनुरूप है, क्योंकि भारतेंदु का लक्ष्य कथा नहीं, चेतना का संप्रेषण है। पात्र योजना, कैरेक्टर्स प्रतीकात्मक है। भारत दुर्दशा, विद्या अविद्या, धर्म अधर्म आदि पात्र अमूर्त तत्वों के मानवीकरण हैं। भारत स्वयं एक पीड़ित माता के रूप में उपस्थित है। रोअहूँ रोअहूँ दुखिया भारत, कबहू नाहि सुख होई। इस प्रतीकात्मकता के कारण पात्रों का मनोवैज्ञानिक विकास नहीं होता, पर विचारात्मक प्रभाव तीव्र हो जाता है। संवाद, डायलॉग नाटक का सबसे सशक्त तत्व है। संवाद सीधे, स्पष्ट और घोषणात्मक हैं। वे दर्शक से प्रत्यक्ष संवाद करते हैं। अबहि न चेतय भारत भाई, और आपस की फूट सबे सुख लूटे। ये संवाद नाटकीय संघर्ष नहीं रचते, बल्कि बौद्धिक और नैतिक अपील करते हैं। भाषा शैली, लैंग्वेज और स्टाइल सरल, जनोन्मुखी और काव्यात्मक है। पद्य और गीतों का प्रयोग करुणा को गहराता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे, भारत भूखे नंगे रहे। व्यंग्य और करुणा का संतुलन भाषा को प्रभावशाली बनाता है, यद्यपि कहीं कहीं भावुकता अधिक हो जाती है। उद्देश्य, पर्पस की दृष्टि से भारत दुर्दशा अत्यंत सशक्त नाटक है। इसका उद्देश्य मनोरंजन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय जागरण,
आत्मालोचन और सुधार की चेतना पैदा करना है। अबहि न चेते भारत भाई। उद्देश्य की स्पष्टता इस नाटक की सबसे बड़ी शक्ति है। शिल्प, आर्ट फॉर्म, रूपकात्मक और उपदेशात्मक है। गीत, व्यंग्य और प्रतीकों का प्रयोग इसे नवजागरणकालीन वैचारिक नाटक बनाता है। मंचीय दृष्टि से ये शिथिल लग सकता है, पर वैचारिक प्रभाव अत्यंत गहरा है। मंचीयता ड्रामेटिक इफेक्ट सीमित है, क्योंकि संघर्ष, क्रिया और चरित्र गतिशीलता कम है। फिर भी अपने समय में ये नाटक मंच से अधिक जनचेतना के मंच पर प्रभावी रहा। निष्कर्षतः नाटक के तत्वों की दृष्टि से भारत दुर्दशा कथानक और पात्र योजना में कमजोर, पर संवाद, उद्देश्य और वैचारिक शक्ति में अत्यंत सशक्त नाटक है। यह पारंपरिक नाट्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण नहीं, बल्कि हिंदी नवजागरण का वैचारिक घोषणापत्र है। इसी कारण नाट्य सौंदर्य की सीमाओं के बावजूद भारत दुर्दशा हिंदी साहित्य में एक ऐतिहासिक और प्रभावशाली कृति मानी जाती है। प्रश्न 92। भारत दुर्दशा की अभिनीयता तथा रंगमंचीयता पर विचार कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक भारत दुर्दशा की अभिनीयता और रंगमंचीयता का मूल्यांकन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह नाटक पारंपरिक नाट्य सौंदर्य की अपेक्षा नवजागरणकालीन वैचारिक उद्देश्य को केंद्र में रखकर रचा गया है। इसी कारण इसकी रंगमंचीय क्षमता सीमित होते हुए भी अपने समय और संदर्भ में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध होती है। अभिनीयता एक्टेबिलिटी की दृष्टि से भारत दुर्दशा एक कठिन नाटक है। इसके पात्र भारत दुर्दशा विद्या, अविद्या, धर्म, अधर्म, व्यक्तिगत मनोविज्ञान वाले चरित्र नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक और अमूर्त तत्वों के मानवीकरण हैं। ऐसे पात्रों का मंच पर सजीव अभिनय स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण होता है। अभिनेता को यहाँ भाव प्रदर्शन से अधिक विचार प्रस्तुति पर ध्यान देना पड़ता है। रोअहूँ रोअहूँ दुखिया भारत, कभू नाही सुख होई। इस पंक्ति का प्रभाव अभिनय की तीव्रता से नहीं, बल्कि उसके घोषणात्मक और करुण स्वर से उत्पन्न होता है। अभिनीयता की एक सीमा ये भी है कि नाटक में संघर्ष और क्रिया बहुत कम है। संवाद प्रधान होने के कारण अभिनेता के लिए शारीरिक गतिशीलता, मूवमेंट के अवसर सीमित हैं। इसलिए ये नाटक आधुनिक यथार्थवादी अभिनय की अपेक्षा वाचिक और वक्तृता प्रधान अभिनय के अधिक निकट है। फिर भी करुणा, व्यंग्य और आह्वान के स्वर अभिनेताओं को स्वर भंगिमा और मुद्राओं के माध्यम से प्रभाव पैदा करने का अवसर देते हैं। अबहि न चेतय भारत भाई। रंगमंचीयता थिएट्रिकैलिटी की दृष्टि से भारत दुर्दशा की संरचना सरल है। इसमें दृश्य परिवर्तन, मंच सज्जा और मंचीय क्रिया की अधिक अपेक्षा नहीं है। इसका मंचीय रूप खुले मंच या सभा शैली, असेंबली थिएटर के अधिक अनुकूल है, जहां नाटक दर्शकों से सीधे संवाद करता है। इसीलिए ये नाटक पारंपरिक रंगमंच से अधिक जनसभा, पाठनाट्य या जागरण नाटक के रूप में प्रभावी रहा। गीतों और पद्यों का प्रयोग रंगमंचीयता को कुछ हद तक सजीव बनाता है। हाय हाय विधि कैसी माया, कहाँ गई वो भारत की छाया। ये गीत मंच पर करुण वातावरण रचते हैं, पर साथ ही नाटकीय गति को रोक भी देते हैं। इसलिए रंगमंचीय दृष्टि से यह नाटक स्थिर, स्टैटिक प्रतीत होता है। व्यंग्यात्मक अंश, अंग्रेज राज सुख साथ सजे, भारत भूखे नंगे रहे, मंच पर प्रभावी हो सकते हैं, विशेषता यदि प्रस्तुति लोकनाट्य शैली में की जाए। इस प्रकार उचित निर्देशन और प्रस्तुति पद्धति से इसकी रंगमंचीय क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये भी ध्यान देने योग्य है कि भारत दुर्दशा अपने रचना काल में आधुनिक रंगमंचीय साधनों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना के मंच के लिए लिखा गया था। इसलिए इसकी वास्तविक रंगमंचीयता नाट्यशाला में नहीं, बल्कि सामाजिक और वैचारिक मंच पर अधिक प्रभावी सिद्ध होती है। निष्कर्षतः भारत दुर्दशा अभिनीयता की दृष्टि से सीमित, प्रतीकात्मक और वाचिक नाटक है। रंगमंचीयता की दृष्टि से यह पारंपरिक मंच पर कम, पर जागरण, पाठनाट्य और सभा नाटक के रूप में अधिक प्रभावी है। अतः कहा जा सकता है कि भारत दुर्दशा का मूल्यांकन यदि केवल रंगमंचीय कसौटियों पर किया जाए तो ये कमजोर लगेगा, किंतु नवजागरणकालीन चेतना और वैचारिक प्रभाव के संदर्भ में इसकी अभिनीयता और रंगमंचीयता अपने समय में अत्यंत सफल और सार्थक रही है। प्रश्न 93। स्कंदगुप्त की राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय चेतना पर विचार कीजिए। क्या ये नाटक स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ से जुड़ता है? जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त ऐतिहासिक कथानक पर आधारित होते हुए भी अपनी मूल संवेदना में गहन राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत है। यह राष्ट्रीयता प्रत्यक्ष राजनीतिक नारेबाजी के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास के माध्यम से समकालीन राष्ट्रीय आत्मबोध के रूप में व्यक्त होती है। इसी कारण यह नाटक स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ में अप्रत्यक्ष किंतु सशक्त रूप से जुड़ता है।
स्कंदगुप्त की राष्ट्रीय चेतना का पहला और सबसे सशक्त आधार है राष्ट्र की स्वतंत्र सत्ता और अस्मिता की रक्षा। हूण आक्रमण के संदर्भ में स्कंदगुप्त का संघर्ष केवल राजनीतिक युद्ध नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा का संघर्ष है। ये राज्य नहीं, मेरी माता है। यह कथन राष्ट्र को भूमि नहीं, बल्कि मातृसत्ता के रूप में देखने की चेतना व्यक्त करता है, जो आधुनिक राष्ट्रवाद का मूल भाव है। नाटक में राष्ट्रीय भावना कर्तव्य और त्याग के रूप में उभरती है। स्कंदगुप्त व्यक्तिगत सुख, प्रेम और सत्ता सुख को राष्ट्रहित के लिए त्याग देता है। राज्य के सामने मेरा सुख कोई मूल्य नहीं रखता। ये भाव 20वीं शताब्दी के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मानसिकता से गहरा साम्य रखता है, जहां व्यक्तिगत जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित माना गया। स्कंदगुप्त की राष्ट्रीय चेतना का एक महत्वपूर्ण पक्ष है आंतरिक विघटन के प्रति सजगता। नाटक में केवल बाहरी शत्रु हूण ही संकट नहीं, बल्कि दरबारी षड्यंत्र, स्वार्थ और नैतिक पतन भी राष्ट्र को कमजोर करते हैं। राष्ट्र को बाहर से नहीं, भीतर से अधिक खतरा होता है। यह दृष्टि सीधे सीधे स्वाधीनता संग्राम के संदर्भ से जुड़ती है, जहां फूट, अवसरवाद और आत्मविस्मृति को राष्ट्रीय पराजय का कारण माना गया। जयशंकर प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना आक्रामक या उग्र नहीं, बल्कि संस्कृति प्रधान और नैतिक है। स्कंदगुप्त शक्ति का प्रयोग करता है, पर उसे धर्म और मर्यादा से नियंत्रित रखता है। विजय का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। ये विचार गांधी युगीन राष्ट्रवाद की नैतिकता से भी सामंजस्य रखता है, जहां संघर्ष का लक्ष्य शोषण नहीं, मुक्ति है। अब प्रश्न ये है कि क्या स्कंदगुप्त स्वाधीनता संग्राम से जुड़ता है? उत्तर है हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से और गहरे स्तर पर। यह नाटक ऐसे समय में लिखा गया जब भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था और राष्ट्रीय चेतना उभार पर थी। प्रत्यक्ष अंग्रेज विरोधी नाटक लिखना संभव नहीं था, इसलिए प्रसाद ने ऐतिहासिक आवरण में समकालीन राष्ट्रीय संदेश दिया। हूणों के विरुद्ध संघर्ष वस्तुतः औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध सांकेतिक संघर्ष बन जाता है, परतंत्रता से बड़ा कोई पाप नहीं। यह कथन सीधे स्वतंत्रता संग्राम की चेतना से जुड़ता है। स्कंदगुप्त में राष्ट्र की परिकल्पना केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक इकाई के रूप में की गई है। यही कारण है कि यह नाटक स्वतंत्रता आंदोलन के वैचारिक पक्ष, स्वाभिमान, आत्मबल, त्याग और संगठन को सुदृढ़ करता है। निष्कर्षतः स्कंदगुप्त की राष्ट्रीय भावना इतिहास बोध से उपजी है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान, त्याग और कर्तव्य की चेतना को प्रतिष्ठित करती है, और स्वाधीनता संग्राम से प्रत्यक्ष नहीं, पर प्रतीकात्मक और वैचारिक रूप से गहरे स्तर पर जुड़ी हुई है। इस प्रकार स्कंदगुप्त केवल गुप्तकालीन इतिहास का नाटक नहीं, बल्कि औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने वाला सशक्त नाट्य रूपक है, जो स्वाधीनता संग्राम की मानसिक तैयारी का महत्वपूर्ण साहित्यिक आधार बनता है। प्रश्न 94। स्कंदगुप्त में व्यक्त दर्शन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त केवल एक ऐतिहासिक नाटक नहीं, बल्कि एक गंभीर दार्शनिक कृति भी है। इसमें व्यक्त दर्शन किसी एक दर्शन प्रणाली तक सीमित नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना, कर्तव्यबोध, मानवतावाद और राष्ट्र दर्शन का समन्वित रूप है। प्रसाद इतिहास को माध्यम बनाकर जीवन, सत्ता, कर्तव्य और त्याग के मूल प्रश्नों पर विचार करते हैं। स्कंदगुप्त का केंद्रीय दर्शन कर्तव्य प्रधान जीवन दृष्टि है। स्कंदगुप्त के लिए राजा होना अधिकार नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व है। राज्य मेरे सुख के लिए नहीं, मेरे बलिदान के लिए है। यह कथन गीता प्रेरित निष्काम कर्म दर्शन का स्पष्ट संकेत है, जहां व्यक्तिगत कामना से ऊपर उठकर कर्तव्य का पालन ही जीवन का उद्देश्य बनता है। नाटक का दूसरा महत्वपूर्ण दार्शनिक पक्ष है राष्ट्र दर्शन। प्रसाद के यहाँ राष्ट्र केवल राजनीतिक सत्ता नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक सत्ता है। यह राज्य नहीं, मेरी माता है। यह दृष्टि राष्ट्र को भूमि या शासन तंत्र से ऊपर उठाकर मातृभाव और सांस्कृतिक चेतना से जोड़ देती है। यह दर्शन आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की वैचारिक नींव से गहराई से जुड़ा है। स्कंदगुप्त में व्यक्त दर्शन का तीसरा पक्ष है त्याग और तपस्या का आदर्श। स्कंदगुप्त प्रेम, पारिवारिक सुख और व्यक्तिगत आकांक्षाओं का त्याग करता है। मेरे लिए प्रेम भी तभी सार्थक है जब राष्ट्र सुरक्षित हो। यह दर्शन भारतीय परंपरा के उस आदर्श से जुड़ा है जहां व्यक्ति का उत्कर्ष समाज और राष्ट्र के हित में निहित माना गया है। प्रसाद का दर्शन आक्रामक शक्ति दर्शन नहीं है। युद्ध और शक्ति को वे आवश्यक तो मानते हैं, पर अंतिम सत्य नहीं। विजय का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। यह कथन बताता है कि स्कंदगुप्त का दर्शन नैतिक शक्ति और संयमित वीरता पर आधारित है। शक्ति तभी मूल्यवान है जब वो धर्म और मानवता से नियंत्रित हो। नाटक में आंतरिक नैतिकता पर भी विशेष बल है। बाहरी शत्रुओं से अधिक खतरनाक आंतरिक विघटन, षड्यंत्र, स्वार्थ और नैतिक पतन को माना गया है। राष्ट्र को बाहर से नहीं, भीतर से अधिक संकट होता है। यह दर्शन आत्मालोचन और नैतिक अनुशासन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। स्कंदगुप्त का दर्शन अंततः मानवतावादी है।
शत्रु के प्रति भी पूर्ण अमानवीयता नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण दृष्टि रखी गई है। ये प्रसाद के उस विश्वास को दर्शाता है कि संस्कृति की रक्षा का अर्थ दूसरों का विनाश नहीं, अपनी मर्यादा की रक्षा है। निष्कर्षतः स्कंदगुप्त में व्यक्त दर्शन का स्वरूप निष्काम कर्म और कर्तव्यबोध पर आधारित है। राष्ट्र को सांस्कृतिक नैतिक सत्ता मानता है, त्याग, तपस्या और आत्मसंयम को महत्व देता है, शक्ति को धर्म और मानवता से नियंत्रित मानता है तथा गहन मानवतावादी दृष्टि प्रस्तुत करता है। इसी समन्वित दर्शन के कारण स्कंदगुप्त केवल इतिहास का नाटक नहीं रह जाता, बल्कि औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय आत्मबोध और नैतिक चेतना का दार्शनिक घोषणापत्र बन जाता है। प्रश्न 95। स्कंदगुप्त के आधार पर जयशंकर प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि की विवेचना कीजिए। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त उनकी सांस्कृतिक दृष्टि, कल्चरल विजन का अत्यंत सशक्त और परिपक्व रूप प्रस्तुत करता है। यह दृष्टि न तो अतीत पूजा तक सीमित है और न ही केवल राजनीतिक राष्ट्रवाद तक, बल्कि ये भारतीय संस्कृति को एक जीवंत, नैतिक और मानवीय चेतना के रूप में स्थापित करती है। प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि का पहला आधार है संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा मानना। स्कंदगुप्त में राष्ट्र केवल भूभाग या सत्ता नहीं, बल्कि सांस्कृतिक चेतना है। ये राज्य नहीं, मेरी माता है। यह कथन स्पष्ट करता है कि प्रसाद के लिए संस्कृति भावनात्मक, नैतिक और ऐतिहासिक निरंतरता का नाम है। संस्कृति वह शक्ति है जो राष्ट्र को आंतरिक रूप से एकजुट रखती है। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है संस्कृति और धर्म का नैतिक अर्थ। प्रसाद का धर्म कर्मकांड या संकीर्ण मतवाद नहीं, बल्कि कर्तव्य, न्याय और मर्यादा है। धर्म वही है जो राष्ट्र और मानवता की रक्षा करे। इस प्रकार उनकी सांस्कृतिक दृष्टि नैतिक मानवतावाद से जुड़ी हुई है, जहां संस्कृति का उद्देश्य जीवन को ऊंचा उठाना है, न कि दूसरों का दमन करना। स्कंदगुप्त में प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि वीरता और संयम के संतुलन में प्रकट होती है। वे शक्ति और युद्ध को आवश्यक मानते हैं, पर उसे अंतिम मूल्य नहीं बनाते। विजय का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। यह कथन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के उस आदर्श को व्यक्त करता है जिसमें वीरता का लक्ष्य संरक्षण और मर्यादा होता है, न कि हिंसक विस्तार। प्रसाद की संस्कृति दृष्टि का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है त्याग और आत्मसंयम। स्कंदगुप्त व्यक्तिगत सुख, प्रेम और सत्ता के आकर्षण को त्याग देता है। मेरे लिए सुख तभी अर्थवान है जब राष्ट्र सुरक्षित हो। ये त्याग भारतीय सांस्कृतिक चेतना का मूल तत्व है, जहां व्यक्ति स्वयं को समाज और राष्ट्र से अलग नहीं मानता। स्कंदगुप्त में प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि आंतरिक शुद्धता और आत्मालोचन पर भी बल देती है। बाहरी आक्रमण से अधिक खतरनाक आंतरिक नैतिक पतन को माना गया है। राष्ट्र को बाहर से नहीं, भीतर से अधिक खतरा होता है। ये दृष्टि संस्कृति को केवल गौरवशाली अतीत नहीं, बल्कि निरंतर आत्मसुधार की प्रक्रिया के रूप में देखती है। महत्वपूर्ण ये है कि प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि संकीर्ण या आक्रामक नहीं है। शत्रु के प्रति भी पूर्ण अमानवीयता नहीं दिखाई जाती। संस्कृति का अर्थ उनके लिए मानवीय गरिमा और नैतिक श्रेष्ठता है, न कि दूसरों का निषेध। निष्कर्षतः स्कंदगुप्त के आधार पर प्रसाद की सांस्कृतिक दृष्टि राष्ट्र को सांस्कृतिक नैतिक सत्ता मानती है, धर्म को कर्तव्य और न्याय से जोड़ती है, वीरता को संयम और संरक्षण से नियंत्रित करती है, त्याग और आत्मसंयम को मूल्य मानती है, और संस्कृति को जीवंत, मानवीय तथा आत्मालोचनात्मक चेतना के रूप में देखती है। इसी कारण स्कंदगुप्त में व्यक्त सांस्कृतिक दृष्टि केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रीय आत्मसम्मान और नैतिक पुनर्निर्माण का वैचारिक आधार बन जाती है। प्रश्न 96। प्रसाद के नाटकों में एक सीधी सपाट भावभूमि उपलब्ध नहीं होती। इस कथन के संदर्भ में स्कंदगुप्त की रस योजना पर विचार कीजिए। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त इस कथन का सशक्त प्रमाण है कि प्रसाद के नाटकों में भावभूमि एक रेखीय या सपाट नहीं, बल्कि बहुस्तरीय, अंतर्गुम्फित और दार्शनिक होती है। स्कंदगुप्त की रस योजना किसी एक रस पर टिककर नहीं चलती, बल्कि अनेक रसों के समन्वय और अंतर्द्वंद्व से विकसित होती है। यही कारण है कि यहाँ रस केवल भावोत्तेजना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय नैतिक चेतना का वाहक बन जाता है। स्कंदगुप्त की रस योजना में वीर रस प्रधान है, किंतु ये आक्रामक या उग्र वीरता नहीं, बल्कि संयमित, नैतिक और कर्तव्य प्रधान वीरता है। हूण आक्रमण के विरुद्ध स्कंदगुप्त का संघर्ष राष्ट्र रक्षा का संघर्ष है। यह राज्य नहीं, मेरी माता है। यहाँ वीरता व्यक्तिगत शौर्य का प्रदर्शन नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का भाव है। इसलिए वीर रस के साथ साथ धर्म और मर्यादा का बोध जुड़ा रहता है। वीर रस के साथ गहराई से जुड़ा हुआ शांत रस इस नाटक की विशिष्टता है। स्कंदगुप्त का चरित्र बाह्य संघर्ष के भीतर आंतरिक संयम और वैराग्य से संचालित है।
राज्य मेरे सुख के लिए नहीं, मेरे बलिदान के लिए है। यह कथन वीरता को शांति, विवेक और निष्काम कर्म से जोड़ देता है। इसी कारण प्रसाद की भावभूमि सीधी नहीं रहती, वो युद्ध के बीच भी आत्मसंयम और चिंतन को स्थान देती है। स्कंदगुप्त की रस योजना में करुण रस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह करुणा किसी व्यक्तिगत दुख तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्र की पीड़ा और सांस्कृतिक संकट से जुड़ी है। राष्ट्र को बाहर से नहीं, भीतर से अधिक खतरा होता है। ये करुणा दर्शक को भावुक बनाकर छोड़ नहीं देती बल्कि उसे चेतना और आत्मालोचन की ओर ले जाती है। नाटक में श्रृंगार रस भी उपस्थित है, किंतु वो स्वतंत्र और प्रधान नहीं। प्रेम और सौंदर्य के क्षण आते हैं, पर वे तुरंत राष्ट्र कर्तव्य के अधीन हो जाते हैं। मेरे लिए प्रेम भी तभी सार्थक है जब राष्ट्र सुरक्षित हो। यहाँ श्रृंगार रस का उपशमन वीर शांत रस में हो जाता है। यही वो बिंदु है जहाँ प्रसाद की भावभूमि सपाट नहीं रहती, रसों के बीच संघर्ष और रूपांतरण होता है। कुछ स्थलों पर रौद्र रस की छाया भी दिखाई देती है, विशेषतः हूणों के आक्रमण और षड्यंत्रों के प्रसंग में। पर यह रौद्रता भी सीमित और नियंत्रित है। विजय का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। इससे स्पष्ट होता है कि रौद्र रस भी अंततः नैतिक संयम में विलीन हो जाता है। महत्वपूर्ण ये है कि स्कंदगुप्त में रस योजना क्रमशः विकसित होती है। प्रारंभ में वीर रौद्र का आभास, मध्य में करुणा और श्रृंगार का द्वंद्व और अंत में शांतवीर का उत्कर्ष। यह यात्रा भावभूमि को गहराई और गंभीरता प्रदान करती है। इसलिए यहाँ रस अलग अलग खंडों में नहीं बल्कि अंतः प्रवाही रूप में उपस्थित हैं। निष्कर्षतः स्कंदगुप्त की रस योजना एक रस या सपाट नहीं है। वीर रस प्रधान होते हुए भी शांत, करुण, श्रृंगार और रौद्र रस उससे अंतर्गुम्फित हैं। रसों का संबंध केवल भावोत्कर्ष से नहीं बल्कि राष्ट्रीय, नैतिक और दार्शनिक चेतना से है। इसी कारण ये कथन पूर्णतः सही है कि प्रसाद के नाटकों में सीधी सपाट भावभूमि नहीं मिलती। स्कंदगुप्त की रस योजना भावों को उभारने के साथ साथ दर्शक को चिंतन और आत्मबोध की ऊंचाई तक ले जाती है, और यही प्रसाद के नाट्य रस का वैशिष्ट्य है। प्रश्न 97। स्कंदगुप्त में रस से जुड़े विवादों की चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि आपकी राय में इसका अंगी रस कौन सा है। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त रस योजना के संदर्भ में हिंदी नाट्य साहित्य का सर्वाधिक विवादास्पद और विचारोत्तेजक नाटक माना जाता है। आलोचकों में इस प्रश्न पर पर्याप्त मतभेद रहा है कि स्कंदगुप्त का अंगी रस कौन सा है, वीर, शांत, करुण या इनका समन्वय। यह विवाद स्वयं इस तथ्य का प्रमाण है कि प्रसाद की भावभूमि सीधी सपाट नहीं बल्कि बहुस्तरीय और अंतर्गुम्फित है। कुछ आलोचक स्कंदगुप्त को शांत रस प्रधान नाटक मानते हैं। उनके अनुसार स्कंदगुप्त का आंतरिक संयम, वैराग्य, निष्काम कर्म और व्यक्तिगत सुखों का त्याग, राज्य मेरे सुख के लिए नहीं, मेरे बलिदान के लिए है, शांत रस की प्रधानता को सिद्ध करता है। उनके मत में ये नाटक युद्धोन्माद नहीं बल्कि आत्मसंयम और वैराग्य की ओर ले जाता है, इसलिए शांत रस को अंगी मानना चाहिए। इसके विपरीत कुछ विद्वान करुण रस को प्रधान मानते हैं। उनका तर्क है कि नाटक में राष्ट्र की पीड़ा, सांस्कृतिक संकट, आंतरिक विघटन और नैतिक पतन की अनुभूति निरंतर व्याप्त है। राष्ट्र को बाहर से नहीं, भीतर से अधिक खतरा होता है। यह करुणा केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की है, इसलिए वे इसे करुण रस की व्यापक छाया में देखते हैं। कुछ आलोचक श्रृंगार रस की भी उपस्थिति की ओर संकेत करते हैं, विशेषतः प्रेम और सौंदर्य के प्रसंगों के संदर्भ में, किंतु स्वयं नाटक ये स्पष्ट कर देता है कि मेरे लिए प्रेम भी तभी सार्थक है जब राष्ट्र सुरक्षित हो। अतः श्रृंगार रस स्वतंत्र नहीं बल्कि शीघ्र ही उपशमित होकर अन्य रसों में विलीन हो जाता है, इसलिए उसे अंगी रस नहीं माना जा सकता। इन सभी मतों के बीच मेरी राय में स्कंदगुप्त का अंगी रस वीर रस ही है, किंतु ये संयमित, नैतिक और कर्तव्य प्रधान वीर रस है। नाटक का केंद्रीय संघर्ष हूण आक्रमण के विरुद्ध राष्ट्र रक्षा का संघर्ष है। स्कंदगुप्त का संपूर्ण व्यक्तित्व राष्ट्र के लिए संघर्ष, त्याग और साहस पर आधारित है। ये राज्य नहीं, मेरी माता है। ये कथन वीर रस की मूल चेतना, स्वाभिमान और बलिदान को स्पष्ट करता है। महत्वपूर्ण ये है कि स्कंदगुप्त का वीर रस उग्र या आक्रामक नहीं बल्कि शांत रस से अनुशासित है। विजय का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। अर्थात शांत, करुण और श्रृंगार रस यहाँ अंगी नहीं बल्कि वीर रस के सहायक अंगरस के रूप में कार्य करते हैं। वे वीरता को मानवीय, नैतिक और दार्शनिक गहराई प्रदान करते हैं। निष्कर्षतः स्कंदगुप्त में रसों का समन्वय अवश्य है, पर नाट्य गति, संघर्ष और केंद्रीय चेतना के स्तर पर वीर रस ही प्रधान अंगी रस है। शांत, करुण और श्रृंगार रस उसकी भावभूमि को गहन बनाते हैं, किंतु उसे दिशा वीर रस ही देता है।
इस प्रकार स्कंदगुप्त का रस विवाद इस निष्कर्ष पर आकर सुलझता है कि ये नाटक संयमित वीर रस का उत्कर्ष है, और यही प्रसाद की नाट्य प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है। प्रश्न 98। स्कंदगुप्त न तो सुखांत नाटक है और न ही दुखांत नाटक, बल्कि एक प्रसादान्वित, प्रसादात्मक, प्रसाधनात्मक नाटक है। इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त पारंपरिक नाट्य वर्गीकरण सुखांत और दुखांत की सीमाओं को तोड़ता है। यही कारण है कि इसे न तो पूर्ण अर्थों में सुखांत कहा जा सकता है और न ही दुखांत। यह नाटक वस्तुतः प्रसादान्वित या प्रसादात्मक है, जहां अंत में न आनंदोल्लास है, न घोर विषाद, बल्कि गरिमा, संतुलन, आत्मसंयम और नैतिक उत्कर्ष की अनुभूति है। इसी भावभूमि को ध्यान में रखकर यह कथन किया गया है। यदि हम सुखांत नाटक की परंपरागत अवधारणा लें तो उसमें संघर्ष के बाद विजय, नायक की सफलता और जीवन की सकारात्मक परिणति अपेक्षित होती है। स्कंदगुप्त में बाह्य स्तर पर होड़ों पर विजय अवश्य है, पर यह विजय उत्सवधर्मी या आनंद प्रधान नहीं है। स्कंदगुप्त को न तो निजी सुख मिलता है, न प्रेम सिद्धि, न सत्ता सुख। राज्य मेरे सुख के लिए नहीं, मेरे बलिदान के लिए है। अतः यह नाटक सुखांत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहां सुख की अनुभूति नहीं बल्कि त्याग की गरिमा है। दूसरी ओर यदि इसे दुखांत नाटक कहा जाए तो दुखांत में नायक का पतन, निराशा और अपूरणीय क्षति मुख्य होती है। स्कंदगुप्त में ऐसा भी नहीं है। इस स्कंदगुप्त पराजित नहीं होता, न नैतिक रूप से टूटता है, न हताश होता है। उसके जीवन में व्यक्तिगत दुख अवश्य है, प्रेम, त्याग, एकाकीपन, पर यह दुख निरर्थक या विनाशकारी नहीं बल्कि अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण है। मेरे लिए प्रेम भी तभी सार्थक है जब राष्ट्र सुरक्षित हो। यहां दुख पतन नहीं बल्कि उत्कर्ष का माध्यम बन जाता है। यही बिंदु स्कंदगुप्त को प्रसादान्वित नाटक बनाता है। प्रसादान्वित नाटक से आशय उस नाट्य रूप से है जिसमें अंत में दर्शक न हर्ष से उछलता है, न शोक में डूबता है, बल्कि गंभीर, शांत और उदात्त अनुभूति से भर जाता है। स्कंदगुप्त का अंत इसी प्रकार का है। संघर्ष समाप्त हो जाता है, पर जीवन का प्रश्न समाप्त नहीं होता। ये अंत शांत रस से आलोकित वीरता का बोध कराता है। विजय का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। इस नाटक का अंत दर्शक को नैतिक ऊंचाई पर ले जाता है। यहां जीवन की जटिलता स्वीकार की जाती है। राष्ट्र बचा है पर नायक का निजी जीवन रिक्त है। यही द्वंद्व प्रसाद की विशेषता है। वे न तो जीवन को पूर्ण सुख का स्वप्न बनाते हैं, न पूर्ण विषाद का, बल्कि उसे कर्तव्य, त्याग और मर्यादा की कसौटी पर कसते हैं। महत्वपूर्ण ये भी है कि स्कंदगुप्त में अंत के साथ शांत रस का उदय होता है। यह शांति निष्क्रिय नहीं बल्कि कर्तव्य पूर्ति से उत्पन्न आत्मसंतोष है। यही शांति इस नाटक को न दुखांत बनने देती है, न सुखांत, और उसे एक दार्शनिक प्रसादात्मक परिणति प्रदान करती है। निष्कर्षतः स्कंदगुप्त सुखांत नहीं है, क्योंकि यहां आनंद और निजी उपलब्धि नहीं है। ये दुखांत भी नहीं है, क्योंकि यहां पतन, निराशा और विनाश नहीं है। यह एक प्रसादान्वित, प्रसादात्मक नाटक है, जहां अंत में त्याग की गरिमा, कर्तव्य की सिद्धि और शांत, उदात्त अनुभूति उत्पन्न होती है। इसी कारण ये कथन पूर्णतः सार्थक है कि स्कंदगुप्त न तो सुखांत है, न दुखांत, बल्कि प्रसाद की दार्शनिक चेतना से अनुप्राणित एक उदात्त, प्रसादान्वित नाटक है। प्रश्न 99। चंद्रगुप्त के आधार पर जयशंकर प्रसाद के इतिहास बोध की व्याख्या कीजिए। जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त उनके इतिहास बोध का अत्यंत सशक्त और परिपक्व उदाहरण है। प्रसाद के यहाँ इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि समकालीन राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने का माध्यम है। चंद्रगुप्त में इतिहास को वे न तो शुष्क तथ्यात्मक विवरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं और न ही केवल गौरवगान के रूप में, बल्कि उसे सांस्कृतिक, नैतिक और राष्ट्रीय दृष्टि से पुनर्संरचित करते हैं। प्रसाद का इतिहास बोध सबसे पहले इतिहास को वर्तमान से जोड़ने में प्रकट होता है। मौर्यकालीन संघर्ष, यूनानी आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता का चित्रण करते हुए वे संकेत देते हैं कि राष्ट्र की समस्या केवल बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि आंतरिक फूट और नैतिक दुर्बलता भी है। राष्ट्र की पराजय बाहर से नहीं, भीतर से आरंभ होती है। यह दृष्टि इतिहास को समकालीन भारत की स्थिति से जोड़ देती है, जहां औपनिवेशिक शासन के साथ साथ आंतरिक विघटन भी चिंता का विषय था। चंद्रगुप्त में प्रसाद का इतिहास बोध राष्ट्र केंद्रित है। इतिहास का नायक कोई व्यक्तिगत वीर नहीं, बल्कि वो व्यक्ति है जो राष्ट्र की एकता और स्वाधीनता का प्रतीक बनता है। चंद्रगुप्त का उत्थान व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य से जुड़ा है। राजसिंहासन नहीं, राष्ट्र की रक्षा मेरा ध्येय है। इस प्रकार प्रसाद इतिहास को राजाओं की निजी कथा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संघर्ष की गाथा बनाते हैं।
प्रसाद की इतिहास दृष्टि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यबोध। चंद्रगुप्त में शक्ति, कूटनीति और युद्ध को आवश्यक माना गया है, पर उन्हें अंतिम मूल्य नहीं बनाया गया। चाणक्य की राजनीति भी केवल सत्ता लोलुप नहीं, बल्कि राष्ट्रहित से नियंत्रित है। नीति वही है जो राष्ट्र को स्थायित्व दे। यह इतिहास बोध बताता है कि प्रसाद इतिहास को नैतिक अनुशासन से अलग नहीं देखते। चंद्रगुप्त में इतिहास और कल्पना का सार्थक समन्वय दिखाई देता है। प्रसाद ऐतिहासिक घटनाओं का ढांचा लेते हैं, पर पात्रों के संवाद, भावभूमि और वैचारिक संघर्षों के माध्यम से इतिहास को जीवंत और अर्थपूर्ण बनाते हैं। यह कल्पना इतिहास को विकृत नहीं करती, बल्कि उसे सांस्कृतिक अर्थ प्रदान करती है। इतिहास तभी जीवित रहता है जब वो वर्तमान को दिशा दे। यही कथन प्रसाद के इतिहास बोध का सार है। प्रसाद का इतिहास बोध औपनिवेशिक इतिहास लेखन से भिन्न है। वे भारतीय इतिहास को पराजय और पतन की कथा नहीं मानते, बल्कि संघर्ष, पुनरुत्थान और आत्मबल की परंपरा के रूप में देखते हैं। चंद्रगुप्त में ये आत्मविश्वास स्पष्ट है। परतंत्रता स्थायी नहीं होती यदि आत्मबल जीवित हो। यह दृष्टि सीधे सीधे स्वाधीनता आंदोलन की मानसिक तैयारी से जुड़ती है। महत्वपूर्ण ये है कि प्रसाद इतिहास को अतीत पूजा में नहीं बदलते। वे चंद्रगुप्त को देवता नहीं बनाते, बल्कि उसे संघर्षशील, द्वंद्वग्रस्त और कर्तव्यनिष्ठ मानव के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इससे इतिहास मानवीय और प्रेरक बनता है, न कि मिथकीय। निष्कर्षतः चंद्रगुप्त के आधार पर जयशंकर प्रसाद का इतिहास बोध इतिहास को वर्तमान और भविष्य से जोड़ने वाला, राष्ट्र केंद्रित और सांस्कृतिक चेतना से युक्त, नैतिक मूल्यबोध से अनुशासित, इतिहास और कल्पना के संतुलित समन्वय पर आधारित और औपनिवेशिक निराशावादी दृष्टि का प्रत्याख्यान करने वाला है। इस प्रकार चंद्रगुप्त में इतिहास केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मबोध और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का सशक्त साधन बन जाता है, और यही जयशंकर प्रसाद के इतिहास बोध की मूल विशेषता है। प्रश्न 100। स्कंदगुप्त की कथावस्तु में जयशंकर प्रसाद ने इतिहास और कल्पना का समन्वय किस प्रकार किया है? साथ ही मोहन राकेश और प्रसाद की इतिहास दृष्टि की तुलना कीजिए। जयशंकर प्रसाद का नाटक स्कंदगुप्त हिंदी नाटक में इतिहास और कल्पना के सर्जनात्मक समन्वय का श्रेष्ठ उदाहरण है। प्रसाद के लिए इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक मूल्य और नैतिक आदर्श को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। इसी उद्देश्य से वे ऐतिहासिक तथ्यों को आधार बनाकर कल्पना के माध्यम से उन्हें भावात्मक और वैचारिक अर्थ प्रदान करते हैं। स्कंदगुप्त की कथावस्तु का ऐतिहासिक आधार हूणों का आक्रमण और गुप्त साम्राज्य का संकट है। ये इतिहास सिद्ध तथ्य है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर साम्राज्य की रक्षा की। किंतु प्रसाद यही नहीं रुकते। वे इतिहास की इस कंकाल रचना पर कल्पना का मांस मज्जा चढ़ाते हैं। स्कंदगुप्त को वे केवल विजयी राजा नहीं, बल्कि कर्तव्य त्याग और आत्मसंयम का प्रतीक बनाते हैं। ये राज्य नहीं, मेरी माता है। यह कथन ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं, बल्कि कवि कल्पना है, जिसके माध्यम से प्रसाद इतिहास को राष्ट्रीय दर्शन में रूपांतरित करते हैं। प्रसाद की कल्पना का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र आंतरिक संघर्ष है। ऐतिहासिक स्रोतों में स्कंदगुप्त के निजी द्वंद्व, प्रेम त्याग या मानसिक पीड़ा का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। प्रसाद कल्पना के माध्यम से इन पक्षों को जोड़ते हैं। राज्य मेरे सुख के लिए नहीं, मेरे बलिदान के लिए है। इस प्रकार इतिहास बाह्य घटना से आगे बढ़कर आंतरिक नैतिक संघर्ष का रूप ले लेता है। यह समन्वय इतिहास को मानवीय और प्रेरक बनाता है। स्कंदगुप्त में इतिहास और कल्पना का समन्वय इस प्रकार भी है कि प्रसाद ऐतिहासिक पात्रों को आदर्शीकृत करते हैं। हूणों के विरुद्ध संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि संस्कृति और सभ्यता की रक्षा का प्रतीक बन जाता है। विजय का अर्थ विनाश नहीं, संरक्षण है। यह प्रसाद की सांस्कृतिक कल्पना है, जो इतिहास को औपनिवेशिक काल के राष्ट्रवादी संदर्भ से जोड़ देती है। अब यदि मोहन राकेश और प्रसाद की इतिहास दृष्टि की तुलना करें, तो दोनों में मौलिक अंतर दिखाई देता है। प्रसाद इतिहास को आदर्श, गौरव और राष्ट्रीय चेतना के स्रोत के रूप में देखते हैं। उनके नाटकों में इतिहास प्रेरणा देता है, आत्मविश्वास जगाता है और नैतिक ऊंचाई प्रदान करता है। इसके विपरीत मोहन राकेश इतिहास को संघर्ष, विघटन और मानव सीमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। राकेश के ऐतिहासिक नाटकों में नायक आदर्श नहीं, बल्कि असफल, द्वंद्वग्रस्त और अकेला व्यक्ति होता है। जहां प्रसाद के स्कंदगुप्त में इतिहास उत्थान और आत्मबल का माध्यम है, परतंत्रता से बड़ा कोई पाप नहीं, वहीं मोहन राकेश के यहाँ इतिहास प्रायः अर्थहीनता, सत्ता, राजनीति और मानवीय टूटन को उजागर करता है। प्रसाद की कल्पना इतिहास को ऊंचा उठाती है, राकेश की कल्पना इतिहास को विघटित और प्रश्नांकित करती है। प्रसाद के यहाँ इतिहास और कल्पना का संबंध पूरक है। कल्पना इतिहास को आदर्श और सांस्कृतिक अर्थ देती है,
मोहन राकेश के यहाँ ये संबंध आलोचनात्मक है। कल्पना इतिहास की कमजोरियों और भ्रमों को उघाड़ती है। इसी कारण प्रसाद के नाटक राष्ट्रीय आदर्शवादी, जबकि राकेश के नाटक अस्तित्ववादी और संशयात्मक प्रतीत होते हैं। निष्कर्षतः स्कंदगुप्त में प्रसाद ने इतिहास को आधार बनाकर कल्पना से उसे राष्ट्रीय, नैतिक और सांस्कृतिक अर्थ दिया है। उनका इतिहास बोध प्रेरक, आदर्शवादी और राष्ट्र केंद्रित है। इसके विपरीत मोहन राकेश इतिहास को मानव की सीमाओं, विफलताओं और द्वंद्वों के संदर्भ में देखते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रसाद के यहाँ इतिहास और कल्पना का समन्वय राष्ट्र निर्माण की दिशा में है, जबकि मोहन राकेश के यहाँ इतिहास और कल्पना का टकराव मानव अस्तित्व के संकट को उजागर करता है। यही दोनों नाटककारों की इतिहास दृष्टि का मूल अंतर है।